बहुत सारे बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं आईसीयू में ले जाना पड़ता है उनको, महीने महीने 2-2 महीने नैन-1 सेरेलैक ये ट्रेंड में है, दे देते हैं बच्चों को, हॉस्पिटल में ही देना चालू कर देते हैं। शुरू कर देते हैं। आपने कोई ऐसा भैंस सुनी है कि जो दूध ना देती हो? ऐसी कोई औरत नहीं है जिसका ब्रेस्ट मिल्क ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल जो मदर्स नहीं फीड कराती हैं अपने बच्चों को, तो उन बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। मदर्स मिल्क है ना, वो आदमी के बच्चे के लिए, काउज मिल्क, बेफेलोज मिल्क जो पिलाते भी हैं, किडनी डैमेज होने के चांस होते हैं। 3-6 महीने के अपने बच्चे को दूध में चीनी डालकर पिलाते हैं तो फीका लगेगा ना। इन्फेंट का कितना वेट होना चाहिए, तो वो एक हेल्दी इन्फेंट है। बर्थ पे जो वैक्सीन लगती है तो वो लगा के भेजनी, यदि नहीं लगा के भेजेंगे तो दिस इज ए क्रिमिनल केस। और मैंने देखा है विटामिन डी के इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। बच्चों को जैसे इंजेक्शन लगाते हैं उससे पहले उनको चॉकलेट पकड़ा दी हाथ में ताकि वो रोए ना, तो वही सेम बात ना पेरेंट्स के दिमाग में भी आ जाती है। सब्जी सब चीज़ें, रोटी उसको मिक्सी में डाला, उसका बनाया मिक्सचर और उसको चम्मच से पकड़ के उसके मुंह में डाल दिया। हाँ, तो वो बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं? बॉर्नवीटा एज ए पीडियाट्रिशियन आई वॉन्ट रिकमेंड। लंच बॉक्स में देते हैं बहुत सारे मदर्स। नहीं, हम रेकमेंड नहीं करते। हर बच्चा जो स्कूल जाता है वो कोई न कोई वहाँ बाहर का खाता है। यदि कोई नहीं लेके आता ना, उसमें कॉम्प्लेक्स रहता है कि देखो तो लगेगा तो तू गरीब है बच्चा। बहुत बच्चे ना सूदर्स निप्पल मुंह में लेकर, बड़ा ट्रेंड आ गया आजकल। फुटबॉल खेल रहे हैं कहाँ? मोबाइल के अंदर। टीनेजर्स में बहुत बच्चे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। आपने कोचिंग सेंटरों के नहीं सुना, हर हफ्ते 15 दिन में कोई न कोई कर लेता है। लड़कियों की मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी आ जाती है। वो जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, वो भी ये सब करते हैं, जंक फूड खाते हैं। तो जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर पहले 40-50 साल की उम्र में होते अब थे, तो बच्चों को आज तो 13-14 साल में हो जाते हैं। आजकल स्मोकिंग और अल्कोहल भी बहुत हो गया है। इवन गर्ल्स में मैं देखता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ गुड़गांव में, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है आपका अनबोर्न जो बेबी है। बॉडी का सिस्टम बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है। ये तो मुझे लगा अल्कोहल से भी ज़्यादा डेंजरस है, और इससे तो लाइफ ही स्पॉइल हो जाती है बच्चे की। डॉक्टर कुलदीप, वेलकम टू इंडियन वेट लॉस डाइट। थैंक यू मैम। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन बताएं हमारे ऑडियंस को। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज है झज्जर में, मैं उसमें प्रोफेसर हूँ। ओके। और अपने डिपार्टमेंट का हेड भी हूँ, तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। इवन एमडी स्टूडेंट्स हमारे पास, तो यूजी और पीजी दोनों को हम पढ़ाते हैं। हमारे पास काफ़ी 150 सीट्स हैं पर ईयर एमबीबीएस की, और मेरे डिपार्टमेंट में 4 हर साल पीजी करने आते हैं, एमडी करने आते हैं। देखिए, पीडियाट्रिशियन जो देखता है वो बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर और 18 साल तक का हमारा ग्रुप है। तो इसको हम अलग अलग स्टेजेस में बांट लेते हैं। जैसे न्यूबॉर्न होता है, न्यूनेट जिसको बोलते हैं, वो 28 दिन के बच्चा होता है, 1 महीना रफली आप लगा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली 28 दिन का उसको हम बोलते हैं न्यूनेट। और उसके बाद 1 साल तक वाले को इन्फेंट बोलते हैं, एक बर्थ से 1 साल तक वो होता है इन्फेंट। फिर 1 साल से 3 साल तक होता है टोडलर, और 3 से 6 तक होता प्री स्कूल, ओके, बिफोर गोइंग टू स्कूल से पहले। और 6 से फिर 11 साल तक का जो होता है वो स्कूल गोइंग चाइल्ड होता है। और फिर एडोलिसेंट ग्रुप आ जाता है, वो जो हमारा 10 साल से लेकर और 19 साल तक। ओके। उसमें भी फिर अलग अलग स्टेजेस हम कर लेते हैं, कई बार अर्ली एडोलिसेंट, मिड एडोलिसेंट और लेट एडोलिसेंट। तो इस तरह से हम जो चाइल्डहुड की स्टेजेस हैं, इस तरह से बच्चों को हम डिवाइड करते हैं। और आपका कितना एक्सपीरियंस रहा अभी तक बच्चों के साथ? मतलब कितने साल आपने काउंसलिंग करी, बच्चों को देखा? देखिए, मैं 87 से लेकर और 13 साल वो, और अभी 25 ही, तो ऑलमोस्ट 38 ईयर्स हो गए हैं मेरे को बच्चों से डील करते हुए, जिसमें हर एज ग्रुप के बच्चों को हम डील करते हैं। एक्चुअली हर एज ग्रुप में प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती हैं, तो उसी हिसाब से फिर काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस, 38 ईयर्स इज़ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस। तो 18 साल से स्पेसिफिकली बड़े को क्यों नहीं पीडियाट्रिशियन में देखते? देखिए, चिल्ड्रन की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बड़ों से अलग हैं।
उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट अलग है, उनकी बीमारियां बहुत सी हैं जो सिर्फ चाइल्डहुड में होती हैं, बच्चों में होती हैं। ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन जो हो गए और क्या होता है कि बचपन में इम्यूनिटी हमारी कम होती है बच्चों की, तो इसलिए उनको ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, ज़्यादा बीमारियां होती हैं जो कंटेजियस या इन्फेक्शियस होते हैं, जो बड़ों से लग सकती हैं। तो इसलिए अलग अलग है। तो इसलिए अलग है, तो उनकी बीमारियां अलग हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट, फिर देखिए उनकी ना डोज मेडिसिन होती हैं ज़्यादातर वेट के हिसाब से। बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो हम किसी एज ग्रुप में दे भी नहीं सकते हैं, है वो, नहीं तो उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करती है वो, तो इसलिए वो अलग अलग हैं। हाँ, तो इसलिए अलग है, बड़ों से अलग है, सारा सिस्टम ही अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग है उनका, बीमारियां अलग हैं और उनका ट्रीटमेंट भी अलग है, मतलब डोजेस के हिसाब से। तो शुरू से शुरू करते हैं। आपने बोला कि सबसे पहले 28 ईयर्स तक के 28 डेज तक के बच्चों को अलग से बोलते हैं न्यूबॉर्न की कैटेगरी में। तो उनमें किन बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है न्यूबॉर्न में? उनमें देखिए बहुत से इन्फेक्शन जो मदर से आते हैं, क्योंकि मदर के कांटेक्ट में रहता है, मदर डिलीवरी जैसे होती है, तो ऐसे कोंजेनाइटल इन्फेक्शन जो होते हैं जो मदर में होते हैं, दे आर वेरी कॉमन वायरल इन्फेक्शन, और वो बच्चों में ट्रांसमिट हो सकते हैं इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं है, मदर से तो इन्फेक्शन बच्चों में पैदा होने से पहले हो जाता है। और ऐसी सीवियर इन्फेक्शन हैं जिनसे उनको मेंटली रिटार्डेशन, जैसे रुबेला, टोक्सोप्लाज्मा, ये इन्फेक्शन ऐसे हैं जो मदर को तो के लिए तो बिल्कुल माइल्ड हैं, माइल्ड फीवर हुआ और मदर को पता भी नहीं लगता कई बार तो कि उसको हुआ है, माइल्ड इलनेस इतनी माइल्ड होती है। और बच्चे के लिए वो कि इतनी सीवियर हो सकती है, देख लीजिए आपकी मेंटली रिटार्डेशन हो सकती है, उसको कोंजेनाइटल एनोमलीज हो सकते हैं, हार्ट की एनोमलीज हो सकते हैं, लिम्स की एनोमलीज हो सकती हैं। तो इसलिए ये अफेक्ट करते हैं ज़्यादातर जो मदर को जो इन्फेक्शन हो, क्योंकि मदर के कांटेक्ट में रहता है, या हाउस होल्ड को किसी को भी है, क्योंकि बच्चा तो प्रोन है, इम्यूनिटी कम है, तो सारे इन्फेक्शन उसको इस एज ग्रुप में लग जाते हैं। तो फिर बिफोर डिलीवरी भी हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में क्या क्या मेडिकल कंडीशन है? आजकल इन्वेस्टिगेशन है, अल्ट्रासाउंड, उन्हें पता लग जाता है, और बहुत से स्क्रीन टेस्ट भी होते हैं जिनसे पता लगाते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे 4D स्कैन्स होते हैं, सारे होते हैं मेडिकली टेस्ट करने के लिए। जैसे कि अगर मम्मी को थैलेसीमिया है, पेरेंट्स को दोनों को है, तो बच्चे को मेजर होने के चांसेस होते हैं। तो उसे पता लग जाएगा। तो ऐसे में ये है कि मान लो एक को है ना, पेरेंट्स को है या किसी आदमी को है, तो हम एडवाइज करते हैं भाई शादी से पहले उसकी वाइफ की स्क्रीनिंग करवाइए लड़की की, ताकि कम, यदि एक को होगा ना माइनर है तो वो मेजर नहीं कन्वर्ट होगा, यदि दोनों को है तो बच्चा मेजर पैदा हो सकता है। तो इसीलिए आजकल होता भी है, बहुत से पढ़े लिखे वो अपने पार्टनर की स्क्रीनिंग करवाते हैं जो थैलेसीमिया माइनर है, कि वो यदि होगा तो प्रॉब्लम होएगी। हाँ, नहीं, मेरे पास भी मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जिन दोनों को ही माइनर थैलेसीमिया था, फिर तो उन्होंने बच्चे को मेजर, 25% चांस है कि एक बच्चा उनमें से 4 मेजर में होगा। हाँ, नहीं, मैंने भी ऐसे बहुत केसेस हैंडल करे हैं। फिर उनको हीमोग्लोबिन लेवल कम रहता है। उनको तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं, मतलब फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स की, दोनों की लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट रहती है। तो जो न्यू बॉर्न बेबी है, उस जो आप 28 डेज का होता है, उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए, एक तो मान लो डिपेंड करता है वेदर के ऊपर है, तो सर्दी भी उनको ज़्यादा लगेगी, एक्सपोज रहते हैं, तो सर्दी से बचाना है सर्दियों में। और ये है कि हम एडवाइज करते हैं कि मदर का ही मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, और जितनी बच्चे की रिक्वायरमेंट है ना 6 महीने तक, वो सारी पूरी होती है उससे। इवन पानी भी नहीं पिलाना होता, तो 6 महीने तक हम एडवाइज करते हैं कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है बच्चे को, और उसके बाद ही कुछ स्टार्ट कर सकते हो 6 महीने के बाद। बट आजकल तो जो मॉडर्न मदर्स हैं, जो इतनी कैपेबल भी नहीं है फिजिकली, सी सेक्शन करवा लेती हैं, तो बोलती है हम तो हिल नहीं सकते, हम तो मदर मिल्क नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी मदर्स को आप क्या गाइड करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जिसमें आप मदर्स मिल्क नहीं दे सकते हैं। एक्सप्रेस करके, यदि मदर ऐसी भी है ना, सीजरियन सेक्शन होता है, मूवमेंट कम होते हैं शुरू में, तो बच्चे को मदर के पास लेके आ सकते हैं। दूसरा, एक्सप्रेस करके ना, जो इवन ऑफिस गोइंग है ना, वो भी अपना एक्सप्रेस करके मिल्क फ्रीज कर सकती हैं, उसको बाद में पिला सकती हैं। और ऑफिस में हर जगह आजकल फैसिलिटीज अवेलेबल है कि उनको ये प्रोवाइड करें कि वहाँ उसको फीडिंग जो फीडिंग रूम्स होते हैं, फीडिंग रूम होते हैं, फीडिंग कि उनके लिए रखना है। बट फिर भी आजकल जो मदर्स नहीं फीड कराती हैं अपने बच्चों को, तो उन बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है या क्या होता है? हाँ, देखिए, मदर्स मिल्क है ना, वो आदमी के बच्चे के लिए,
हम काउज मिल्क, बेफेलोज मिल्क जो पिलाते भी हैं, तो वो उनके भी तो बच्चे हैं, वो उनके लिए है। वो हमारे बच्चे को यदि कंपोजिशन हम देखते हैं ना, मदर्स मिल्क में प्रोटीन आप देखिए तो 1 ग्राम प्रोटीन होते हैं पर 100 ml, और काऊ मिल्क और बेफेलो उनमें 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होते हैं। तो वो बच्चे के जो किडनीज है वो इतने हाई प्रोटीन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, किडनी डैमेज होने के चांस होते। तो ये लोगों को पता नहीं है इतना डिटेल में कि तो जो बच्चे जो मदर्स मिल्क की कंपोजिशन है वो बच्चे के लिए, आदमी के बच्चे के लिए ही सूटेबल है। और जो दूसरा मिल्क है, फिर लोग क्या करते हैं दूसरा उसमें उसको डाइल्यूट कर देते हैं ये करने के लिए कि वो ज़्यादा हैवी ना हो, तो उससे फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाते हैं, उसको बच्चे को कैलोरीज नहीं मिलती हैं। जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा मदर्स नैन-1, सेरेलैक ये ट्रेंड में है, दे देते हैं बच्चों को, हॉस्पिटल में ही देना चालू कर देते हैं। शुरू कर देते हैं, तो लेकिन हम एडवाइज करते नहीं हैं और डिस्करेज करते हैं उनको। शुरू में हो सकता कई बार का 1-2 दिन प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए वो दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम बंद कर देते हैं, इसके बाद नहीं पिलाना है। जैसे बहुत सारे मैंने देखा है कि अब मदर नहीं कर पा रही तो फिर अब बच्चे को रोता थोड़ी ना छोड़ेंगे, डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर देते हैं। फार्मूला जो मिल्क है ना वो देते हैं। हाँ, जो फार्मूला मिल्क होता है वो देते हैं, तो उनमें प्रोटीन तो कम होता है। नहीं, जो फार्मूला मिल्क है ना उसकी कंपोजिशन तो मदर्स मिल्क से मिलती जुलती बनाई गई है। ओके, हाँ, वो अल्टरनेट हो सकता है। देखिए अल्टरनेट तो मदर्स मिल्क का कोई नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूट यू कैन से कि सब्स्टिट्यूट वो हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो फिर जो लोग नैन-1 और सेरेलैक खिला देते हैं जिसके अंदर प्रोटीन कम होता है, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी ग्रोथ पर ज़्यादा करते हैं, वो दे बिकम ओबीज। और देखिए जो एडल्ट्स जो ओवरवेट या ओबीज होते हैं ना, वो बड़े होके नहीं, ज़्यादातर तो 50% वो बचपन से ओबीज होते हैं। और यदि आप उसी टाइम उनकी डाइट प्रॉपर दो ना, बैलेंस डाइट दो, उनका वेट प्रॉपर मॉनिटर करो, तो फिर वो एडल्ट भी होंगे तो नॉर्मल होंगे, ओबीज नहीं होंगे। तो इन्फेंट का आप किस एज मतलब कि कितना वेट बोलते हैं कि इन्फेंट का कितना वेट होना चाहिए तो वो एक हेल्दी इन्फेंट है? देखिए बच्चा जब पैदा होता है, न्यू बॉर्न जिसको बोलते हैं, उसका ऑलमोस्ट जो एवरेज वेट है इंडिया में वो 2.9 kg है। 3 kg हम लगा लेते हैं रफली है। तो 5 महीने पे बच्चे का वजन डबल हो जाता है। 3 किलो है तो 6 किलो हो जाएगा। हाँ, 1 साल पे 3 गुना होता है। ओके, तो मतलब 9 किलो 2 तक हो साल पे जाएगा। 4 गुना होता है, इस तरह से बढ़ता है। तो एक लगा लिए 9-10 किलो एवरेज, 9-10 किलो, 10 किलो मानते हैं, 1 साल पर 10 किलो वजन हो जाता है। तो इस तरह से ये एवरेज वेट है बच्चे का। तो डॉक्टर आपने अपनी प्रैक्टिस में जैसे 1 साल का बच्चा भी देखा होगा, 12 किलो का, 13 किलो का, तो आपने उनको पेरेंट्स को गाइड करा कि भाई ये ओबीस होता जा रहा है या आप इसके न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख रहे? बच्चे का ना हम ग्रोथ चार्ट बोलते हैं, उस पर ग्रोथ मॉनिटर करते रहते हैं। वो बचपन से शुरू होती है, न्यू बॉर्न से। और जब भी बच्चा वैक्सीनेशन के लिए आता है ना, उसका हाइट, वेट और हेड सर्कमफेरेंस सब हम उस पर नोट करते हैं और वो सीरियली रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो उससे पता लग जाता है बच्चा ओवरवेट है या अंडरवेट, दोनों का। नॉट ओनली ओवरवेट है, अंडरवेट है, या जो उसका ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न है वो चल रहा है। तो पेरेंट्स को बता देते हैं। यदि वो अंडरवेट है तो उसकी कैलोरीज इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं। यदि उसका ओवरवेट है तो उसको फिर उसी हिसाब से हम कि इसको कितनी कैलोरीज देनी। कैलोरी की रिक्वायरमेंट जितनी भी एज के हिसाब से होती है, तो वो हम उनको बताते हैं। ओके, तो जैसे इन्फेंट है तो उनको आप जनरली कितनी हेल्दी कैलोरीज रिकमेंड करते हैं? देखिए फार्मूलाज हैं इसके लिए। जैसे 10 kg का बच्चा है लगा लेते हैं तो उसको 100 कैलोरीज पर kg पर डे ओके, आप रिकमेंड करते हैं। तो 10 किलो का है तो उसको 1000 कैलोरीज हो। 10 से 20 किलो के बीच का जो वजन होता है उसमें 50 कैलोरीज पर kg और ऐड कर देते हैं। ओके, जैसे मान लो 20 किलो का है बच्चा है तो 1000 वो और 1500 कैलोरीज। 20 से ऊपर जितना बच्चा है फिर 20 कैलोरीज पर kg से और ऐड कर देते हैं। तो हर वेट के हिसाब से हम कैलोरीज एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है डेली की वो कितनी कैलोरीज है। और फिर हम उनको डाइट चार्ट बना के भी देते हैं। पेरेंट्स दोज हु आर वेरी मच इंटरेस्टिंग कि भाई आप हमें बताओ इसको क्या क्या खिलाना है। तो हम उनको डाइट चार्ट बना के देते हैं कि इसको दिन में एक बैलेंस डाइट चार्ट होता है जिसमें बैलेंस डाइट होती है। उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन्स कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, कैल्शियम कितना, वो बना के देते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू हिज वेट बना के देते हैं। तो फिर वो पेरेंट्स फॉलो करा देते हैं? पेरेंट्स वो फॉलो करते हैं। ओके, और तो उससे उसका वेट भी नहीं बढ़ता है और उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाती है। विटामिन, मिनरल्स, सब चीज़ें जो एक चाहिए जिस प्रोपोर्शन में वो उसको मिलती है। ओके,
और जैसे इन्फेंट हैं तो आप क्या बोलेंगे कि उनके पेरेंट्स को डाइट में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे की हार्मोनल ग्रोथ और बढ़िया तरीके से उनकी ग्रोथ हो सके? तो आप ये बहुत दिल खोल कर आंसर बताएं, इससे हो सकता है लाखों लोगों की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट पड़े। नहीं, देखो उनको हम बैलेंस डाइट बताते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स की क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, फिर मिनरल्स, विटामिन्स, इनको इस एज के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जैसे एक ग्रोइंग बच्चा होता है उसमें मेनली आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ओके। और बोन ग्रोथ के लिए विटामिन डी हो गया। तो आजकल तो ये है कि बर्थ के बाद ये ना विटामिन डी शुरू कर देते हैं, कम से कम 1 साल तक बच्चे को देते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में ना विटामिन डी कम होता है, आयरन भी कम होता है, तो इसलिए विटामिन डी शुरू कर देते हैं और उसको 1 साल तक चलता है। बाकी कैल्शियम के लिए तो दूसरे प्रोडक्ट जो हैं, मिल्क हो गया, कर्ड हो गई, वो एडवाइज करते हैं। ओके। तो ब्रेस्ट फीड मदर को कितने टाइम तक मैक्सिमम करना चाहिए, क्या आप रिकमेंड करते हैं? देखिए, मिनिमम टू हाँ मैक्सिमम? हाँ, एक्सक्लूसिवली जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो 6 महीने तक, तो आपको उसके अलावा कुछ नहीं देना है। उसके बाद क्या सप्लीमेंट्री फीडिंग हम स्टार्ट कर देते हैं 6 महीने के बाद। ओके। वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में होती है, जैसे पतला दलिया है, खिचड़ी या पतली है, बनाना है, सेरेलैक देना जो चाहते हैं। बाकी घर का दलिया भी वो उतना ही अच्छा होता है, और कर्ड हो गई। तो बाकी ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक हम एडवाइस करते हैं कि 2 साल तक तो पिलाना है। बाकी Okay. अपर देयर इज नो अपर लिमिट। ओके, मतलब कोई अपर लिमिट नहीं सेट नहीं, अपर नहीं है? लिमिट नहीं है। जब मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है अपने आप बंद हो जाता है। बाकी 1-2 साल का बच्चा बाकी चीज़ें खाने लग जाता है सब कुछ। वैसे तो 1 साल के बच्चे को हम एडवाइस करते हैं, जो फैमिली का फूड है ना, होममेड फूड, वो 1 साल का बच्चा सब खा सकता है जो आप लोग खाते हैं। और ओके। ऑलमोस्ट आपसे 50% उसको खाना चाहिए। आप जितना लेते हैं उसका 50% उसको खाना चाहिए, आपका घर का बना हुआ खाना। ओके, तो डॉक्टर कुलदीप, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो 3-3, 4-4 साल तक फीड करा रहे होते हैं अपने बच्चों को, हाँ हाँ, तो क्या वो एडवाइसेबल है, करा सकते हैं? हाँ हाँ, करवा सकता है, अपर लिमिट कोई नहीं है। तो उससे 2 साल मदर तक तो हम की एडवाइस करते हैं, 2 साल तक तो पिलाना है। लेकिन क्या जो ऑफिस गोइंग हैं उनको, उनके पास तो टाइम नहीं है, या बहुत से पेरेंट्स को ना ये रहता है कि उनकी सेहत खराब हो जाएगी ज़्यादा दूध पिलाने की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ऐसे जैसे मदर्स को अगर वो 3-4 साल तक दूध पिला रहे हैं अपने बच्चे को, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होती या कोई कमी नहीं होती, नहीं क्योंकि अब नहीं, तो बच्चा बड़ा हो गया है? डाइट तो आपको अकेला ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर नहीं रहना है ना, उसको डाइट तो प्रॉपर जितनी उसकी कैलोरीज बनती हैं वो हम एडवाइस करते हैं। उसके एडिशन ये मिल्क अपना पिलाना चाहे तो पिला सकते हैं। देखिए पहले गांव में तो छोटे छोटे थे, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक बच्चे पीते रहते थे माँ का दूध। ओके। लेकिन अब लेडीज ऑफिस जाती हैं, टाइम भी नहीं होता है, फिर उनको ये रहता है कि सेहत खराब हो जाएगी, और इसलिए फिर ब्रेस्ट सैगी हो जाएगी जो हाँ नहीं चाहते। हाँ, और वो जल्दी बंद कर देती है। बहुत सी मदर्स तो इसीलिए पिलाती भी नहीं है, शुरू में भी नहीं पिलाते हैं, जब 6 महीने तक पिलाना चाहिए उसमें भी वो टॉप फीड स्टार्ट कर देती है। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क से तो इम्यूनिटी जितनी, देखिए इसमें इतने इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडीज बोलते हैं वो होती हैं, वो बच्चों को बीमारियों से बचाने में बहुत हेल्प करती उनकी इम्यूनिटी भी डेवलप करती है, वो स्ट्रॉन्ग करते बिल्कुल हैं उनको बिल्कुल, और ज़्यादा। ओके। और जैसे इन्फेंट को आप कौन कौन सी वैक्सीनेशन रिकमेंड करते हैं? आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में बहुत आ गई हाँ है। देखिए 2 तरह का है। एक तो होता है कि नेशनल शेड्यूल होता है हमारा इम्यूनाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगती हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी है ना वो सारी वहाँ भी लगती हैं। कुछ एक वैक्सीन है जो आप प्राइवेट में लगाते हैं। तो वैक्सीनेशन हम बर्थ पे शुरू कर देते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो, बल्कि ये कंपलसरी है। यदि हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है, बच्चे को हम डिस्चार्ज तभी करेंगे जब उसको बचपन में जो बर्थ पे जो वैक्सीन लगती हैं, तो 3 होती हैं, पोलियो है, BCG है, हेपेटाइटिस बी, तो वो लगा के भेजने। यदि नहीं लगा के भेजेंगे तो दिस इज ए क्रिमिनल केस, फाइन होता हॉस्पिटल के ऊपर, यदि आपने लगा के क्यों नहीं भेजी। फिर उसके बाद 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, फिर 6 महीने पे, 9 महीने पे, 1 साल पे, फिर 15 महीने पे, फिर 18 महीने पे, 2 साल पे। तो ये तो रूटीन चलता रहता है, यहाँ तक तो वैक्सीन काफ़ी हैं। फिर ईयरली होती कुछ वैक्सीन जो प्राइवेट लगती हैं, फ्लू की होगी, फिर 5 साल पे है बच्चे को, फिर 8 साल, 10 साल, 16 साल में, तो कम होती जाती हैं। मेन तो शुरू के 6 महीने में काफ़ी वैक्सीन होती हैं। तो ऐसी भी वैक्सीन होती है ना जिनसे बुखार हो जाता है बच्चों को, इन्फेंट को, जो पेरेंट्स डरते हैं लगवाने से? हाँ देखिए 2 तरह की वैक्सीन लेमैन के लिए हम उनकी भाषा में बताते हैं कि एक होती है पेनलेस, और एक होती है जिनसे पेन होता है, फीवर भी होता है। तो इफेक्ट तो ऑलमोस्ट बराबर होता है, उसमें कोई नहीं। लेकिन जो पेनलेस होती हैं उनमें ऐसा नहीं है कि पेन नहीं होता है,
सुई लगेगी तो पेन तो होगा, थोड़ा कम होता है। और फीवर भी आ सकता है उनमें, ऐसा नहीं 100% में फीवर नहीं आएगा, 10% में उनमें फीवर आ सकता है। और जो पेनफुल और फीवर वाली हैं वो थोड़ी चीप होती हैं, लेकिन उनमें भी कुछ 10% में ऐसा हो सकता है फीवर ना भी आए। हाँ, पेन तो दोनों में, जो नीडल का पेन होता है वो होगा। ओके, तो जैसे एक कॉस्ट बात, वाइज है, यदि पेशेंट अफोर्ड कर लेते हैं, प्राइवेट में जो लगती हैं वो पेनलेस होती हैं ज़्यादातर और कॉस्टली तो होती हैं। और जो गवर्नमेंट सप्लाई में आती हैं, हॉस्पिटल्स में आती हैं, तो वो उनमें थोड़ा पेन और फीवर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, और जैसे आजकल इन्फेंट भी बहुत ज़्यादा मोबाइल के एडिक्शन में हो गए हैं, पेरेंट्स उनको पकड़ा देते हैं और वीडियो कॉल कराते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। देखिए वो ना पेरेंट्स अपना पीछा छुड़ाने के लिए बेसिकली तो ये करवाते हैं। वो कहीं और मान लो आप वर्क फ्रॉम होम बहुत करते हैं ऐसे, वो अपने काम में बिजी होते हैं, पेरेंट बच्चे को भी एक मोबाइल दे दिया, उस पर गेम लगा दिया, वो वीडियो गेम खेलता है या वैसे गेम खेलता रहता है। लेकिन 2 साल तक कोई भी स्क्रीन, चाहे मोबाइल है चाहे टीवी है, वो एडवाइजेबल नहीं है। और उसके बाद भी लिमिट होते हैं कि आप इतनी लिमिट रखो, और जितना छोटा स्क्रीन होगा ना उतना इफेक्ट आंखों पर ज़्यादा पड़ेगा। तो मोबाइल तो बच्चों को वैसे नहीं देना चाहिए, फिर उनको एडिक्शन हो जाती है। वो बड़ी क्लास में फिर मोबाइल पर लगे रहते हैं, व्हाट्सअप देखते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं। तो इसका यूज़ जहाँ है, एजुकेशनल यूज़ है, वहाँ आप उस एज ग्रुप में आप दे सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों में या छोटी एज में तो अवॉइड करना चाहिए। आपने तो देखा ही होगा 38 इयर्स की प्रैक्टिस में कि जो आपके वेटिंग में भी बैठे रहते होंगे वो भी मोबाइल पे लगे रहते हाँ, होंगे। मोबाइल पर रहते हैं। तो उस एडिक्शन से कैसे आप बचने के लिए रिकमेंड करेंगे, मोबाइल के एडिक्शन से कैसे बचने बच्चों के लिए? को? हाँ, इन्फेंट को। अरे उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में बिजी रखें आप ना, एक यही तरीका है। अब देखिए बाहर जाने के लिए पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है, मेन तो ये। यदि आपके पास टाइम, आप भी जाओ ग्राउंड में उनको, वहाँ तो मोबाइल से तो दूर रहोगे, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में जितना अच्छा रहोगे बच्चा हेल्दी भी रहेगा, उसको भूख अच्छी लगेगी, अच्छी डाइट खाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप उसको बिजी रह सकते हैं। या दूसरी क्रिएटिव चीज़ें हैं, कुछ ड्राइंग में बिजी कर दो आप, म्यूज़िक है म्यूज़िक में बिजी कर सकते हो, वो अच्छा है उनकी हेल्थ के लिए भी, और मोबाइल से भी एडिक्शन नहीं होगी। आजकल तो मैंने देखा है 6-6 महीने बच्चों को स्पेक्स लग जाते हैं, और वो स्पेशल स्पेक्स आते हैं उनके जो पीछे से रबर बैंड वाले होते हैं। हाँ, वो तो इसीलिए ना गिरे नहीं, और उनको थोड़ा सा, हाँ आजकल तो यही है, मोबाइल है एक तो मेन, फिर दूसरा डाइट का भी है। हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो आँखों की हेल्थ के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो बैलेंस डाइट, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल ये कम होगा, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं आजकल, पैक्ड फूड आते हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, वो सारे के सारे अनहेल्दी। तो वो अल्टीमेटली तो दे विल अफेक्ट योर हेल्थ। तो ये तो पेरेंट्स को ही नॉलेज नहीं है ना, हाँ। वो भी वही खा रहे हैं तो उसको वही खिलाएंगे बैठे बैठे। नॉलेज की बात जहाँ तक करता है, आजकल नॉलेज बहुत है, ज़्यादा है नॉलेज जितनी होनी चाहिए। हमें तो इस एज में नॉलेज नहीं थी जो आजकल पेरेंट्स है इस एज में। आप गूगल करके देखो, मोबाइल पे देखो, आप कुछ भी आप नॉलेज लेना चाहो, कुछ भी आप तभी ले सकते हो, किस चीज़ में क्या है। हमारे टाइम में नहीं था ये, तो नॉलेज तो ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन उसका ना यूज नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो उस नॉलेज करते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम तो 3-6 महीने के अपने बच्चे को दूध में चीनी डालकर पिलाते हैं, उसको फीका लगेगा ना, उसको बेकार लगेगा, हम बॉर्नविटा डालेंगे, हम हॉर्लिक्स डालेंगे, छोटे छोटे बच्चों के में। देखिए वैसे तो 1 साल तक बच्चे को ना एक्स्ट्रा नमक की जरूरत होती है, ना एक्स्ट्रा शुगर की। हाँ, बोलते दूध में शुगर, लैक्टोज होता है ना, वो दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स शुगर। तो अल्टीमेटली जो लैक्टोज है उसका बॉडी में जाके ग्लूकोज बनता है, ब्रेक डाउन होके। तो यदि, और वो तो आदत की बात है, आप जैसी आदत डालोगे ना वैसी हैबिट्स हो जाएंगी। आप फीका पीना शुरू कर दो, लैक्टोज तो उसके अंदर है ही, तो एक्स्ट्रा हम 1 साल तक किसी भी बच्चे को ना एक्स्ट्रा नमक बोलते हैं और ना शुगर डालने के लिए बोलते हैं। तो जो ओबीस पेरेंट्स होते हैं, मुझे लगता है वो भी अपने बच्चे को ओबीस ही कर देते हैं। हाँ। और अपने दिमाग में रखते हैं कि जेनेटिक्स में ही मोटापा था। हाँ, और एक बार यदि आपने शुगर डालनी शुरू कर दी तो फिर उसको दूसरा दूध अच्छा लगेगा नहीं, फिर तो शुगर चाहिए। जैसे ना कल मेरा डॉक्टर निमिषा के साथ पॉडकास्ट था, उनका खुद का वेट 178 हो गया था, तो उन्होंने मेरे साथ अपना 70 kg वेट कम करा। उनका बच्चा है 5 साल का छोटा, उन्होंने कसम खाई थी बीइंग अ डॉक्टर कि मैं इसको चीनी, प्रोसेस्ड फूड नहीं दूंगी। अब उनका बच्चा 5 साल का हो गया, बट उसने आज तक चीनी नहीं ली। तो उनके घर वाले बोलते हैं कि तूने बच्चे को वंचित कर रखा है, हमारे पास इतने पैसे हैं, हम बच्चे को दे सकते हैं, तूने उसको वंचित कर रखा है। तो ये सोच वाले पेरेंट्स भी आते होंगे आपके पास। शुगर की जरूरत नहीं है। देखिए वैसे भी हमारी इंडियन डाइट है ना, यदि हम देखें तो उसमें जो सॉल्ट का कंटेंट है ना, वो
हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 गुना है। हमें डेली जो रिक्वायरमेंट एडल्ट की बात करें तो 3-3.5 ग्राम नमक हमें डेली चाहिए। और हम डाइट का जब कैलकुलेट करते हैं, जो हम सुबह से रात तक खाते हैं, हर चीज़ में तो नमक है। तो वो लगभग 9-10 ग्राम पड़ता है। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि हाइपरटेंशन, जिनका बीपी ज़्यादा है और प्रॉब्लम्स हैं, बॉडी में वाटर रिटेंशन, सोडियम यदि ज़्यादा है ना, सोडियम तो उससे वाटर रिटेंशन होगी, वेट बढ़ेगा आपका। ये तो समझ में आता नहीं है। हाँ, ये आता नहीं है। तो इवन देखो बहुत सी ट्रेडिशन ऐसी हैं कि लोग आटे में भी नमक डालते हैं, रोटी बनाते हैं ना। बहुत सी मैंने आते हैं फैमिलीज, उनसे बात करते, कहते हैं हम तो आटा में हमारे को अच्छी नहीं लगती रोटी, फीका लगती है, फीका रोटी लगता है। अब देखो सब्जी में भी नमक, दाल में भी नमक, रायता में भी नमक, सैलड के ऊपर भी नमक, रोटी में कितना खा रहे हो आप? ये तो 4-5 गुना हो गया जितनी रिक्वायरमेंट है। इतनी रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि आप जो भी ले रहे हो उसके अंदर तो आपको सॉल्ट्स तो मिलते ही मिलते हैं ना। सॉल्ट तो हर चीज में है। तो फिर ऐसे लोगों को आप क्या गाइड करते हैं? उनको हम बताते हैं कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना खाना चाहिए। जो ऊपर से ऐड करते हैं इसको बंद कर दो। इवन सब्जी दाल में भी जो डालते हैं उसको भी कट करो, कम करो। ओके, तो फिर वो आपकी एडवाइस पर काम कर कर अपना कुछ रिजल्ट दिखाते हैं आपको? हाँ, जो समझदार हो फॉलो भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ना मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने देखा है, तो उनके पेडिट्रिशियन क्या करते हैं, वो बच्चों को जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, उससे पहले उनको चॉकलेट पकड़ा दी हाथ में ताकि वो रोए ना, उनका ध्यान चॉकलेट पर जाए। तो वही सेम बात ना पेरेंट्स के दिमाग में भी आ जाती है कि बच्चा रो रहा है तो चॉकलेट पकड़ा देते हैं तो रोएगा नहीं। तो इस प्रैक्टिस को आप, कोई भी वैसी चीज़ है, मान लो चलो हम जंक फूड की बात करें, वंस ए वाइल, कभी कभी तो कोई उसका बैड इफेक्ट नहीं है। चॉकलेट भी आप यदि कभी 15 दिन, महीना में 1-2 दे रहे हो, वो भी उसमें तो शुगर है, चॉकलेट है। लेकिन डेली यदि खाओगे तो वही अगेन आपका वेट भी बढ़ेगा, कैलोरी ज़्यादा मिलेंगी, आपकी डेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, दांत खराब हो जाएंगे। इसलिए बच्चों के छोटी सी एज में दांत खराब हैं, चश्मे लग गए हैं, क्योंकि खाना ही आजकल खराब हो गया। बिल्कुल, खाना ऐसा ही है। तो ऐसे पेरेंट्स जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं डॉक्टर से भी, तो उनको आप क्या बोलेंगे? क्योंकि ना इंडिया में ऐसा लगता है कि भी डॉक्टर तो ना भगवान है, सच में ऐसा लगता है। और ऐसा लगता था, अब नहीं लगता। अच्छा, अब नहीं लगता। अब तो उनको पता है कि डॉक्टर भी ना कमर्शलाइज हो गया है। असल में देखिए, हर फील्ड में लोग होते हैं और उनका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है, तो फिर वो सभी डॉक्टर्स को एक नज़र से देखने लग जाते हैं। तो अच्छे अब भी हैं, पहले भी थे, और वर्ल्ड इज चेंजिंग, उसके साथ साथ चेंज सब कुछ हो रहा है। तो देखिए, अब लोगों को ना मेंटेलिटी होगी कि हम भगवान किस लिए सोच रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो हमें सर्विस दे रहे हैं, ये हो गया है। हाँ, तो जब मैं छोटी थी या फिर वैसे, तो हम तो सोच रहे थे डॉक्टर ने बोल दिया, तो अब तो ये करना ही करना है। अब वो चेंज हो गया है। ओके, कल्चर ही चेंज हो गई है। देखिए, ये फ्रैंकली स्पीकिंग कि हमारे बच्चे खुद, मेरे बच्चे डॉक्टर हैं, वो हमारी बात मतलब बहुत ही कम उसके लिए मानते, लिमिटेड भी, हाँ कुछ अपनी मर्जी से भी करते हैं। अब मोबाइल की बात करें तो उनसे हम ज़्यादा, अब वो दे बिकम एडल्ट हो गए हैं, थोड़े से 25-26 साल के हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। और हमें भी पता है कि वो जो यूज़ करते हैं मोबाइल का, वो एक्सेस यूज़ होता है, उनको पता होते भी, बट फिर भी कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर। तो इसलिए कल्चर ऐसी हो गई है, ये जो जनरेशन है ना, इसको बहुत ज़्यादा आप समझा नहीं सकते हो। तो डॉक्टर कुलदीप, आपने 38 ईयर्स प्रैक्टिस करी अभी तक, सो फार, आप आगे भी करेंगे। तो आपने इस पूरे टाइम में कैसे बच्चों को चेंज होते हुए देखा? पहले आपकी प्रैक्टिस पे, पहले 38 ईयर्स पहले कैसे बच्चे आते थे और आज कैसे बच्चे आते हैं? देखिए, पहले जो बीमारियां थी वो मेनली इन्फेक्शन होते थे, जब वैक्सीन नहीं थी। अभी तो वैक्सीन, पहले तो बहुत कम वैक्सीन थी, लिमिटेड थी, तो उनसे बीमारियां भी बचाव हुआ बीमारियों से। और पहले खाने की इतने फैसिलिटीज नहीं थी, ऑप्शन नहीं थे ना। हमने तो चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे कभी जिंदगी में सुने जी जब हम छोटे थे तो। और जब तो अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट, पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, ये शुरू हो गया है, पहले नहीं था। तो एक तो ये मेजर चेंज है, जब तो दाल, सब्जी, रोटी, फ्रूट और ये सब था। क्या खा लेंगे, जलेबी खा लेंगे, समोसा खा लेंगे, ब्रेड होगी। अब तो आप अभी ये जो डिलीवरी सिस्टम हो गया ना, आप पूरी रात चलता है, पूरी रात आप 2 बजे मंगाओ, आपके 10 मिनट में आपकी पास चीज़ें आ जाएंगी। तो लोगों के पास टाइम ही नहीं रहा है, बिजी इतने हो गए हैं, घर में बनाते नहीं हैं। पहले सारा घर में बनता था, रो मटेरियल होता था, अच्छा फूड होता था। और अब देखो कितनी वैरायटी हो गई है, ये सारा का सारा जंक और अनहेल्दी फूड है।
तो फिर अल्टीमेटली तो आपकी हेल्थ ही खराब होएगी इससे। तो आपने देखा है कि बच्चों की हेल्थ, इम्यूनिटी या हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं आजकल खाने बहुत से? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। आप देखिए बच्चों का भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है, खेलने के लिए टाइम नहीं है। मेरे पास आते हैं बच्चे, पेरेंट्स, कि मैं शाम को इतने बजे नहीं आ सकती। बच्चा 4 बजे आएगा स्कूल से, फिर उसकी कोचिंग है, फिर वो ट्यूशन पर जाएगा, फिर वो म्यूजिक क्लास में जाएगा, फिर वहाँ जाएगा, रात को 8 बजे फ्री होता है बच्चा। फिजिकली एक्टिविटी कब करेगा, खेलेगा कब वो? फिर ग्राउंड्स भी अवेलेबल नहीं है। तो हेल्थ बड़ी बच्चों की इसलिए भी ख़राब हो रही है। फिर खाने की चीज़ें, तो लाइफस्टाइल में उनके पास फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है। फिर वो लेट तक टीवी पे, मोबाइल पर लगे रहते हैं, सोने का टाइम नहीं है, प्रॉपर नींद नहीं आती है, और ये सब है। और पेरेंट्स में आपने 38 इयर्स में कितना फ़र्क देखा? पहले कैसे पेरेंट्स आते थे और अब कैसे पहले पेरेंट्स आते पेरेंट्स हैं? थे, डॉक्टर को वो आपकी बात है कि भगवान समझते थे और मान भी लेते थे। आजकल पेरेंट्स नहीं मानते हैं। पेरेंट्स वो सोचते हैं कि हमें सब जो डॉक्टर बता रहा है हमें सब, और ऐसे होते हैं पढ़ के आते हैं उसके बारे में। यदि कोई हम वैक्सीन लगाते हैं पहले ही कि डॉक्टर साहब इसका तो ये रेट है, इसका तो उस डॉक्टर ने इतने में की लगाई है, ऑनलाइन ये इतनी की अवेलेबल है, हम ऑनलाइन ले सकते हैं क्या? यानी और बीमारी के बारे में भी, दवाई के बारे में भी पढ़ के आते हैं कि इसकी ये बीमारी है। तो काफ़ी एजुकेटेड हो गए हैं लोग, अवेयरनेस हो गई है, और डॉक्टर की बात पहले ज़्यादा मानते थे, पहले फेथ करते थे ब्लाइंडली, डॉक्टर ने जो बोल दिया वो करना है। आजकल तो अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं डॉक्टर की सलाह को। तो उससे कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा, डिटोरिएट तो हो ही रहा है सब कुछ ही धीरे इसीलिए धीरे। हेल्थ लोगों की बच्चों की मेनली बच्चों की, देखो बड़ों के तो जैसी भी है, बच्चों की स्टार्ट हो जाती है बचपन से डिटोरेट होना। जैसे कि फिर बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, तो आजकल बहुत आम है कि सबको चश्मे लगे हुए हैं, सबको ब्रेसेस लगे हुए हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। मैं जब स्कूल जाती थी किसी को चश्मा लगा तो बोलते थे चश्मिश। आजकल तो कॉमन है। पूरी क्लास में किसी को नहीं होता था, कोई एक आधा होता था। वो कुछ कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम या ऐसा होता होगा, है हेरिडिटी होती बहुत सी चीजें। जैसे पेरेंट्स में यदि आई की प्रॉब्लम है ना, तो बच्चों में भी तो आजकल तो सारे पेरेंट्स में है ही वैसे ही चांसेज हैं। फिर दूसरे ये, फिर आपके मोबाइल आ गए, टीवी आ गए हैं, इसकी वजह से हो गया। फिर डाइट आपकी ऐसी है, और दांतों को ब्रेसिस का तो देखिए, अब पहले तो हम रो चीज़ें चबाते खाते थे, आजकल पेरेंट्स एप्पल को काट के या पूरा का पूरा खाते थे। उससे आपके जो की मसल्स हैं, बोन्स हैं, उनकी एक्सरसाइज होती थी, वो स्ट्रॉन्ग बनती थी। आपके टीथ हैं, वो उनकी एक्सरसाइज होती थी, तो वो अपने आप अलाइनमेंट हो जाती थी। आजकल प्रोसेस फूड खाते, आप हैरान होंगे कि एप्पल को कैसे खिलाते, उसका छिलका उतारा, अंदर का उसको बॉयल किया, उसको बॉयल करने के बाद तो उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी कम हो जाती है, और वो उसको खिलाते हैं, और वो भी स्पून से या मिक्सी में, उसको भी मिक्सी में डाल के और पेस्ट बना के वो, अब बच्चे को च्यू नहीं करना, ना चबाना है, ना उसकी कोई एक्सरसाइज होनी है, वो बस उसको निगलना है। और मेरे पास तो 5-6 साल तक के बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो सब्जी, सब चीज़ें, रोटी, उसको मिक्सी में डाला, उसका बनाया मिक्सचर, और उसको चम्मच से पकड़ के और उसके मुंह में डाल दिया। उसको ये नहीं पता होता कि वो खा क्या रहा है। देखिए, सबसे ज़रूरी है जब आप खाते हैं तो आप पहले अपने खाने को देखें, उसके टेक्सचर को देखें, उसको कलर को देखें, उसकी शेप को देखें। उसके बाद उसको आप टच करते हैं, उससे अलग फीलिंग आती है, और फिर आप टेस्ट करते हैं, और फिर च्यू करो उसको काफ़ी देर। ये सारे स्टेप्स तो मिस हो गए, ये सारे मिस हो जाते हैं। तो आप ना एंजॉय नहीं करते खाना, और आपको जो, उनको ये नहीं पता वो क्या खा रहे हैं, उसको नॉन सेंस, जैसे हम ये सेंसिबल ईटिंग बोलते हैं, कि आप उसको देखो, उसको टेस्ट करो, उसको धीरे धीरे चबाओ। और देखिए, हम जब चबाते हैं ना, चबाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे मुंह में सलाइवा जो होता है, उसमें एक एंजाइम होता है एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। 30% जो डाइजेशन हमारे खाने का मुंह में हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि यदि हमने खाना पेट में गया तो वो डाइजेशन वहाँ होगा, नहीं, वो एमाइलेज वहाँ है ही नहीं, वो तो सलाइवा में, वहाँ अलग एमाइलेज है। तो वो स्टेप आपका एक मिस हो गया, तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा नहीं, आपको फिर गैस बन रही है, पेट फूल गया है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। तो फिर ये आज के मॉडर्न पेरेंट्स कैसे टॉडलर्स की एज मतलब कि बढ़िया करें, उनका न्यूट्रिशन कैसे बढ़िया करें? मैंने 1 साल का बच्चा वो सब खा सकता है जो आप घर में खाते हैं, और लगभग 50% उसको खाना चाहिए।
और लगभग 2 साल का बच्चा तो अपने आप चम्मच से उसको अलग डाल के दीजिए आप अपना अलग डालिए, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको पहले पकड़ के उसके मुंह में ठोकते रहते हैं। नहीं, सबसे पहले तो टीवी चला देते हैं, टीवी चला कि देते उसको हैं, पता ही नहीं चले कि क्या जा रहा है उसके हाँ, मुंह में। मोबाइल चला देते हैं, उस पर वो वीडियो देखता रहता है, उसके मुंह में डालते रहते हैं, उसको पता ही नहीं क्या खा रहा है। और वो जब उल्टी करने लगता है, जब रुकते हैं, जब वो पेट भर जाता है हाँ, तो इतना खिला देते हैं, तो वो क्या हुआ, अल्टीमेटली ओवरवेट होंगे बच्चे वो। और जो आजकल ट्रेंड में आता है कि भाई हाँ, अब तो उनको पैसे भी मिलने लग जाते हैं पेरेंट्स से, रिश्तेदार से, फिर वो जो चॉकलेट खरीदते हैं, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, बर्गर। हर बच्चा जो स्कूल जाता है वो कोई न कोई वहाँ बाहर का खाता है, चिप्स है, कुरकुरे है, चॉकलेट, या तो घर से लेके जाता है। ये ट्रेंड बन गया है। यदि कोई नहीं लेके आता ना, उसमें कॉम्प्लेक्स रहता है कि देखो सारे बच्चे लेके आते हैं और वो खुद नहीं लेके आएगा, तो लगेगा तो तू गरीब है बच्चा, तेरे पेरेंट्स गरीब हैं। वो आके पेरेंट्स को कहेगा, लड़ाई करेगा कि मेरे को भी दो। वो भी क्या करेंगे, वो भी देना शुरू कर देते हैं। और जिसका बर्थडे होता है वो भी सबको वो यही खिलाता है जाके स्कूल में। तो इनको मतलब पेरेंट्स को अगर आपको कुछ बोलना हो कि भाई आपके बच्चे की ग्रोथ, इम्यूनिटी बढ़िया हो जाएगी, तो उनको आप क्या खाना रिकमेंड करेंगे टॉडलर्स को? उनको तो हम ये कहते हैं होममेड फूड दो, बैलेंस्ड जो डाइट। अपने पीडियाट्रिशियन से बात करो कि उसको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, वो सब उनको बना के देते हैं। जंक फूड अवॉइड करो, बाहर का फूड, प्रोसेस फूड है वो मत दो। जैसे टॉडलर्स का टेस्ट डेवलप होने लग जाता है, फिर पेरेंट्स उनको चीनी देना चालू कर देते हैं, तो मेरे को लगता है कि सारी पेरेंटिंग की ही प्रॉब्लम है। सारी पेरेंटिंग के सारी टेस्ट की है। आप यदि देखिए नहीं डालोगे चीनी, तो आपको आखिरी तक जरूरत नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मिठाई खाने लग जाते हैं तो फिर मिठाई की आदत पड़ जाती है, क्रेविंग होती है मिठाई के लिए, चाहिए। और मैंने देखा है कि कई जैसे डॉक्टर्स के क्लिनिक पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड प्रमोशन हो रहे होते हैं, बॉर्नविटा के, पीडियाश्योर के और हॉर्लिक्स के, बूस्ट के, तो फिर पेरेंट्स को लगता है कि हाँ ये हेल्दी है। ये तो कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो अपना प्रोडक्ट सेल करना है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। लेकिन देखिए उनमें भी सभी में प्रिजर्वेटिव होते हैं कुछ ना कुछ, और उनमें कोई भी आप लगा लीजिए, उनमें शुगर कंटेंट 50% शुगर कंटेंट रहती है, या नमक रहता है या शुगर रहती है। तो जो वो रिकमेंड करते हैं कि ये बच्चों के लिए हेल्दी है, इनको दें। ये कंपनियां देखिए, जो पीडियाट्रिशियन है या डॉक्टर्स हैं, वो रिकमेंड कोई नहीं करता है। लोग ज्यादातर ऐड देख के ना तब लेके आते हैं। इवन हम तो ब्रेस्ट मिल्क के अलावा दूसरा मिल्क कोई एडवाइस नहीं करते हैं। मेरे पास कंपनीज वाले आते हैं कि मैंने कहा नहीं, मैं तो ब्रेस्ट मिल्क के अलावा, मैंने कहा आपने कोई ऐसा भैंस सुनी है कि जो दूध ना देती हो? तो ऐसे आदमी भी, ऐसे कोई औरत नहीं है जिसका ब्रेस्ट मिल्क ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं दूसरा मिल्क एडवाइज नहीं करता हूँ। तो डॉक्टर कुलदीप, आप तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट कई डॉक्टर्स होते हैं, आपने भी डेफिनेटली देखे होंगे, जो काफ़ी कमर्शियल कर चुके हैं इन बातों को। तो पेरेंट्स उन डॉक्टर से कैसे बचें? नहीं, पेरेंट्स तो आजकल एजुकेटेड हैं, उनको पता है क्या देना है, तो जरूरी नहीं है फिर डॉक्टर जो कहे वो माने। आप अपना भी आप रिसर्च करें, 2-3 डॉक्टर से और एडवाइस, दूसरे डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हैं, आप अपने कलीग की एडवाइस ले सकते हैं कि, और आपको पता है कि आजकल तो सभी को पता है कि जंक फूड और उसके क्या नुकसान है, वो मत दो। ओके। और 38 ईयर्स की प्रैक्टिस में कोई आपका सबसे डिफिकल्ट केस आपने हैंडल करा हो किसी बच्चे का, जो आपको आज तक याद है, और कैसे करा? ये बहुत डिफिकल्ट तो कोई ऐसे नहीं, ले बाकी तो हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ आती है। तो आपको कोई ऐसे याद हो, कोई छोटा मोटा, या कोई पेरेंट्स कहना ना मान रहे हो आपका, या बच्चा ने कहना ना माना हो? नहीं, ऐसी बात ऐसे तो बहुत बार होता है। देखिए हम बच्चों को बताते हैं बोतल फीडिंग मत करवाइए। ओके, ठीक है, बोतल फीडिंग के बहुत नुकसान है। इससे देखिए ये तो स्टडी हुई है कि जो बोतल फेड बेबीज होते हैं उनमें 20 टाइम्स इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, ओके, एज कम्पेयर टू दोज हु आर ब्रेस्ट फेड ओनली, और जिनको बोतल फीडिंग नहीं है 20 टाइम्स। लेकिन हम पेरेंट्स को बोलते हैं, पेरेंट्स हमारे आगे हाँ करते कि नहीं पिलाएंगे, लेकिन वो जाके पिलाते हैं। हमें कैसे पता लगता? फिर वो आएंगे बीमारी से, गए उल्टी दस्त हो गई, फिर हमें डाउट होता है कि इसने बोतल पिलाई होगी। तो फिर हम उससे पूछते हैं, मदर तो मना करती है नहीं पिलाई, लेकिन कई बार सास होती है साथ में, वो सच बता देती है। कहते फिर वो बोलते हैं डॉक्टर साहब सच बताऊं, हाँ ये रात को एक बार पिलाती है। फिर वो शर्माती है कि देखो मैंने झूठ बोला। तो ऐसे 2-4 बार हुआ है, तो फिर उन्होंने अल्टीमेटली बोतल फीडिंग बंद कर दिया कि हाँ, क्योंकि हर बार उनको उल्टी दस्त लगते थे, जैसे ही बोतल फीड करवाते तभी उनको इन्फेक्शन हो जाता और वो आते उल्टी दस्त। मैंने कहा कि अब ऐसी कंडीशन इसकी हो सकती है कि इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़े तुम्हें,
वहाँ ड्रिप लगेगी और इसकी जान को भी खतरा हो सकता है यदि ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई तो। तब जाके डर के मारे फिर अल्टीमेटली वो शर्मा के कुछ डर के मारे अल्टीमेटली फिर वो छुड़वा देते हैं। आजकल मैंने देखा है बहुत बच्चे ना सूदर्स निप्पल मुंह में लेकर, बड़ा ट्रेंड आ गया आजकल, ये शहद वाला है, ये डॉक्टर कोई एडवाइस नहीं करता है। और उसके कितने देखिए वो क्या होगा, मुंह में से नीचे गिर जाएगा, वो बच्चा वो उठा के डाल उसको पता भी नहीं लगता। मदर को तो पता लगेगा जब तक तो मुंह में होगा दोबारा, और वो नीचे क्या क्या गंदगी है हमें पता नहीं। हम जूते पहनते हैं, नीचे बाहर से क्या क्या गंदगी, वो सब इन्फेक्शन का सोर्स होता है और वो बीमार हो जाते हैं। नहीं, मेरे पास भी बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, फिर मुझे क्लेरिफिकेशन देंगे, मैम इसमें ना हनी है, नहीं मैम वो टीदिंग पर है, मैम इसमें हमने ऑरेंज डाल दिया, इसमें हमने स्ट्रॉबेरी डाल दी है, ऐसे अपनी क्लेरिफिकेशन देते हैं। लेकिन उसमें इन्फेक्शन कितना होगा, और उसको ना फिर आदत पड़ जाएगी कुछ न कुछ शक करने की, और फिर वो क्या करेंगे, मान लो आप छुड़ाते हैं तो अपना थंब सकिंग शुरू कर देते हैं, अंगूठा चूसना, और दिस इज ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसको छुड़ाने में फिर और टाइम लगता है आपको। तो फिर जो आपके पास बच्चे आते होंगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, तो वो कौन सी एज ग्रुप के आते हैं ज्यादा? टेंट्रम है, दूसरा आप थंब सकिंग है, इवन पाइक का बोलते हैं, मिट्टी जो खाते हैं, और नींद में पेशाब कर देते हैं जब बिस्तर में जो बचा, एन्यूरेसिस बोलते ये दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो इनको उसी हिसाब से टैकल करते हैं। हाँ, तो वो बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं? जो छोटे बहुत बच्चे मैंने देखा है, गमले खाते हैं, दीवार खाते हैं। हाँ, दीवार चाटते हैं। हाँ, देखिए ज़्यादातर में उनमें एसोसिएटेड आयरन डेफिशिएंसी होती है। इवन मदर्स आपने सुनी होंगी प्रेगनेंसी में मुल्तानी मिट्टी होती थी, मुल्तानी मुल्तानी, हाँ, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं। हाँ, तो उनमें यदि आप टेस्ट करवाएंगे ना तो दे आर ऑल सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसीज, और यदि आयरन डेफिशिएंसी उनकी पूरी हो जाएगी तो छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि उनको आप पूछोगे ना तो उनको बिस्किट की तरह लगते हैं, अच्छा लगता है, हाँ, टेस्टी लगते हैं, तभी तो खाते हैं वो। हाँ, उनकी गलती। लेकिन यदि उनकी आयरन डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी ना, उसमें 2 से 3 महीने लगते हैं, तो वो छोड़ देते हैं, अपने ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं। बच्चे भी छोड़ देते, मैं तो गारंटी लेता हूँ कि बच्चे की मिट्टी छोड़वा दूंगा मैं, ये 2 महीने दवाई पिला और छोड़ देते हैं वो। हाँ, वो आयरन डेफिशिएंसी मेन कारण होता है, और कई बार ये एसोसिएटेड होती है पाइका से, तो वो मिट्टी छोड़ देंगे उसके बाद। हाँ, मैंने बहुत, और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, उनको भूख भी अच्छी लगेगी। आयरन डेफिशिएंसी से तो बच्चे का ना दिमाग भी डेवलप पूरा नहीं होता है, उसकी मेमोरी सही नहीं होती है। जिनमें आयरन डेफिशिएंसी होती है उनमें मेमोरी कम होती है, उनकी IQ कम रहती है। तो उसके लिए हरी सब्जियां हम एडवाइस करते हैं, ज़्यादा हरी सब्जियां खिलाएं उनको। और हम उसमें आयरन के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप कास्ट आयरन में, मतलब कि लोहे की कढ़ाई में आप खाना बनाकर खाएं, तो उससे भी आपको आयरन मिल जाएगा। हाँ, अब आजकल तो ये यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आयरन जो देखो डेफिशिएंसी तो जो आयरन की प्रिपरेशन होती है, सिरप आते हैं, वो एडवाइस करते हैं, उनसे वो होता है पूरा। और जिन बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है बहुत ज़्यादा, देखिए विटामिन डी का आपको मैं बता दूं, जो सोर्स है ना, हमें कहाँ से मिलती है, ये मेनली सन से मिलती है हमें, सूर्य की रोशनी से। और सूर्य की रोशनी में नहीं होती है, बेसिकली हमारे शरीर में, हमारे स्किन में बनती है, लेकिन उसके लिए सूर्य की रोशनी जरूरी है। और आजकल बाहर कोई जाते नहीं, मैंने आपको बताया, बच्चे तो सारा दिन टीवी पे और घर में खेलते रहते हैं, AC गाड़ियों में रहते हैं, AC घर में रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, उनके पास टाइम नहीं है, तो विटामिन उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी। और बड़ों में भी आप लगाओगे, यदि आप देखा होगा, हर दूसरा आदमी में, क्या हर आदमी, मेरे हिसाब से तो मैं तो 100% ही बोलूंगी, हर आदमी में विटामिन डी की कमी है। हो सकता है किसी में कम हो, किसी में ज्यादा हो, लेकिन हर आदमी में कमी है, क्योंकि धूप में कोई नहीं निकलता, लोगों को रहता है स्किन खराब हो जाएगी, टैनिंग हो जाएगी, और टाइम भी नहीं है, ऑफिस में सुबह निकले रात तक ऑफिस में रहे सारा दिन, तो विटामिन डी की कमी तो ऑलमोस्ट सभी में है। और वो पूरी कैसे होगी, या तो आप दवाई खाइए, और या फिर आप सूर्य की रोशनी लीजिए। फिर भी विटामिन डी तो फैट सॉल्युबल है ना, तो फैट तो खाना पड़ेगा। इतना फैट तो हमें मिल जाता है, यदि आप जैसे हम एडवाइस करते हैं उसको कि या तो दूध में लें या दही में जो पाउडर आता है ना विटामिन डी का, तो उसके साथ आप लें, तो इतना फैट चाहिए वो मिल जाता है, तो आपकी पूरी हो जाएगी। तो फिर वो आप रिकमेंड करते हो? हाँ, लेकिन वो एक टाइम पूरी होएगी ना, उसके बाद मेंटेनेंस के लिए तो आपको या तो रेगुलर खाना पड़ेगा, या फिर आप सन में बैठिए। तो कौन सी एज ग्रुप में आप देखते हैं बच्चों में विटामिन डी की कमी होना स्टार्ट हो गई, और आप ये कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं विदाउट टेस्ट? नहीं, देखिए आजकल तो हम बचपन में विटामिन डी शुरू करते हैं, हाँ। 1 साल तक देते, नहीं तो पहले तो कोई नहीं देता था, पहले तो ये था भी नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं थी,
और बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती थी। आपने सुना होगा नोक नहीं बोलते हैं, जिसमें हाँ। घुटने अंदर हो जाते अंदर हैं। हो जाते हैं, बाहर भी हो जाते हैं, अंदर भी हो जाते हैं, हम्म। अलग अलग हैं। और हाइट भी कम होती, ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, शॉर्ट स्टेचर रहते हैं वो, तो उनकी उससे पता लगता था। फिर एक्सरेज करवाते थे। विटामिन डी का टेस्ट देखिए, मैंने जब स्टूडेंट था तो विटामिन डी का टेस्ट नहीं होता था, ब्लड वाला, और अब एक्सरे से पता लगता था। और वो एक्सरे में जब आएंगे, जब वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगा बीमारी, रिकेट्स बोलते हैं उसको, विटामिन डी की जो कमी होती है ना बच्चों में, तो उसे पता लगता था। फिर उनको इंजेक्शन लगाते थे। और अब तो पाउडर, जब दूसरी प्रिपरेशन नहीं थी, सिर्फ इंजेक्शन, अब तो सिरप आ गए हैं, टेबलेट्स हैं, पाउडर हैं, इंजेक्शन भी हैं, तो उससे फिर पूरी होती है, तो उससे पता लग जाता है। लेकिन आजकल तो ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं ना, उसी से पता चल उसी से जाता है। पता लग जाएगा आपको। और मैंने देखा है विटामिन डी के इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। देखिए, विटामिन डी का जो इंजेक्शन होता है ना, वो ऑयली बेस होता है, थिक होती है दवाई। अब जो थिक दवाई है तो वो दर्द तो करेगी जोर से। वो हमें वैसे भी बटक में लगाते हैं जहाँ मसल मास ज़्यादा होता है, तो उसमें वो लगती है, वो थिक होती है, बहुत स्लो जाती है, जोर लगाना पड़ता है, तो इसलिए दर्द करते हैं। ऑयली बेस्ड होती है, अच्छा, इसलिए वो ज़्यादा दर्द इसलिए करती ज़्यादा है। दर्द करती है। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत पेरेंट्स से सुना है कि हाँ, विटामिन डी इसलिए। का इंजेक्शन लगवाने जाना था मैम बच्चों हाँ, को। तो इसीलिए नहीं तो आजकल तो सिर्फ टेबलेट्स आते हैं, पाउडर आते हैं, आप वो दो वो इतने इफेक्टिव हैं। आजकल बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी किसी को हो ना, उसी को लगाते हैं। नहीं तो पहले लगाते थे जब दूसरी प्रिपरेशन अवेलेबल नहीं थी, अब तो बहुत अवेलेबल हैं, अब वही देते हैं। तो जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जा रही है, साइंस भी बढ़ती जा रही है, बट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे आपने बोला लाइफस्टाइल पर ध्यान देना देखिए, चाहिए। पहले जो बीमारियां होती थी वो इन्फेक्शन होते थे या डेफिशिएंसीज होगी, लोगों को पता नहीं था। अब तो लाइफस्टाइल डिजीज हैं ज़्यादातर, सब जितने भी आप लगा लिए, डायबिटीज़ हो गई है खाने की वजह से, मेंटल इलनेसेस हैं जितनी, वो भी लाइफस्टाइल हैं। रात को सोना नहीं है, दिन में नौकरी करनी है, मोबाइल पर बिजी रहना है, चैटिंग करनी है, और आपके ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी भी तो एक बीमारी है। तो ये सारे के सारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं। तो आपने कौन से सबसे छोटे एज के बच्चे को देखा जो मेडिकल प्रॉब्लम हुई कोई अपनी प्रैक्टिस में? मेडिकल प्रॉब्लम न्यूबॉर्न से स्टार्ट हो जाती हैं। हम बच्चों में देखते हैं न्यूबॉर्न का, आपने सुना होगा पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस है। हाँ। इवन 60% बच्चों को जो पूरे टाइम पर पैदा होते हैं, और जो टाइम से पहले तो उनमें तो और भी ज़्यादा 70% में वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं उसको। तो वो इमेच्योर होता है लीवर उनका ना, इस वजह से जॉन्डिस होता है। तो पैदा होते ही बच्चे को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इवन यदि डिलीवरी के टाइम भी कुछ प्रॉब्लम होती हैं, डिले होता है उसमें, तो उसमें आपने सुना होगा एक बर्थ एस्फिक्सिया होता है, बच्चा ना ऑक्सीजन नहीं मिलती उसको, तो उसको ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो बचपन से शुरू हो जाती हैं बच्चों की तो प्रॉब्लम, और वो 18 साल तक रहती है। अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं, बस ये। हाँ, मैंने देखा पैदा होती है बच्चों के कई बार पैर नीले पड़ जाते हैं, तो हाँ, बोलते हैं साइनोसिस हो गया, वो इसीलिए कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली है, डिलीवरी में टाइम लग गया है, तो उनको फिर नर्सरी में एडमिट करना पड़ता है, ऑक्सीजन देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। तो बचपन से स्टार्ट हो जाती हैं, और वो 18 साल तक रहते हैं बच्चों की प्रॉब्लम। तो ऐसे भी होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं आईसीयू में ले जाना पड़ता है उनको, महीने 2-2 महीने आईसीयू देखिए, रहते वो हैं। एक प्री मेच्योरिटी होती है ना, टाइम से जो पहले हो गए। नहीं, बट अगर प्री मेच्योरिटी नहीं भी है, हाँ, तो उनको फिर बर्थ एस्फिक्सिया होगा, या किसी को हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्शियम है, ये मेटाबॉलिक डिजीज है। कैल्शियम लो हो गया बच्चे का, शुगर लो हो गया है, तो इस तरह के इन्फेक्शन हो गया, मदर से इन्फेक्शन बच्चे में आ गया, सेप्टिसीमिया बोलते हैं। तो उन बच्चों को, उनको सबको नर्सरी में ले जाना पड़ता है, और फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते वहाँ रहते हैं, इंजेक्शन लगते हैं। ओके। तो बीइंग ए पेडियाट्रिशियन आप क्या बोलते हैं कि मदर को क्या ध्यान रखना चाहिए हाँ, हॉस्पिटल देखिए, चूज करते टाइम? मदर को ये है कि एक तो प्रेगनेंसी के दौरान ही स्टार्ट हो जाता है कि टाइम पे चेकअप करवाएं, रेगुलर चेकअप करवाएं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें टाइमली, और वो उसको फॉलो करें। वो डाइट आपको बताएंगे क्या खाना है। प्रेगनेंसी में भी इंजेक्शन लगते हैं ताकि बच्चे में बीमारी, वो मदर के लिए नहीं होता है, वो बच्चे के लिए होता है। टेटनस का आपने सुना होगा, तो वो इंजेक्शन लगवाएं। रेगुलर चेकअप होता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्ट्रासाउंड होते हैं रेगुलर, उसमें पता लग जाता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने जा रही है, तो उसका पता लग जाता है। और वो हॉस्पिटल में क्या बातों का ध्यान रखें कि हाँ भाई हम जहाँ डिलीवरी करने जा रहे हैं, देखिए कि जहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। गायनेकोलॉजिस्ट तो आपको ने चूज कर ही लिया है, तो ऐसे हॉस्पिटल में यदि कल ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो वहाँ डील करने की, जैसे नर्सरी बोलते हैं हम, नर्सरी में जहाँ छोटे बच्चों को रखते हैं, वो अवेलेबल हो। इवन पीडियाट्रिशियन,
आजकल ज़रूरी है कि कोई भी डिलीवरी बिना पीडियाट्रिशियन के या बिना ट्रेंड नहीं हो। आदमी के अटेंड होनी चाहिए। तो ऐसे हॉस्पिटल में आप करवाएं डिलीवरी जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हो, नर्सरी की हो, पीडियाट्रिशियन अवेलेबल हो। आजकल अवेलेबल हैं चीज़ें, आजकल तो ऑन फैसिलिटीज़ द हैं। स्पॉट वहीं पर अवेलेबल होते ही हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स। शहरों में हैं, इवन छोटे शहरों में भी हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कंपलसरी है कि वहाँ बच्चों का डॉक्टर भी होगा, लेडी डॉक्टर भी होगा, नर्सरी भी होएगी। तो उन सारी बातों का ध्यान हाँ, रखना वो ही रखना ध्यान चाहिए, रखना चाहिए। वहीं आपको अपना डिलीवरी करवानी चाहिए। ठीक है, ओके। तो फिर डॉक्टर अब आगे चलते हैं। जब वो चाइल्ड हो गया, टोटलर से अब वो चाइल्ड हो गया, अब मेन चैलेंजिंग स्टेज आ जाती है बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि अब पूरा एक्सपोजर मिल गया है। बिल्कुल। अब यही एज है कि जब छोटे छोटे बच्चों को, मैंने खुद देखा है, डायबिटीज, फैटी लिवर, ओबेसिटी जैसी बीमारी, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो उनके साथ आप फिर कैसे डील करते हैं? पेरेंट्स को क्या गाइड करते हैं? देखिए, फैटी लीवर तो आपको पता ही है, ज़्यादा फैट यदि आप एक्सेस में खा रहे हैं, इवन ज़्यादा शुगर भी खा रहे हैं, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे यदि ज़्यादा है तो शुगर इज कन्वर्टेड इनटू फैट, वो डिपॉजिट होगा। तो आपको वही बैलेंस डाइट आपको खिलानी है। एज के हिसाब से बच्चे को कितना क्या क्या देना है वो डॉक्टर से आप पूछते रहिए, उसी हिसाब से आप खिलाएंगे। फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, जैसे ग्रो करता उसी एज के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी उनको बढ़ा दीजिए, उसी हिसाब से आपको उनको स्पोर्ट्स में डाल दीजिए। बट आजकल तो कोई स्पोर्ट्स में नहीं जाता, मोबाइल में ही बोलो क्या करो, फुटबॉल खेल रहे हैं, कहाँ? हाँ, मोबाइल के अंदर। हाँ, मोबाइल पे। तो बट देखिए, आजकल ऐसे नहीं, एकेडमी वगैरह खुली हुई, यदि आप प्रॉपर ट्रेनिंग भी लेना चाहते हो ना, पहले नहीं था, पहले तो वैसे ही खेलते रहते थे, जो मन किया खेल लिया। अब तो आप यदि कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स भी चूज करना चाहते हो ना, एकेडमी है, वहाँ डाल दीजिए। क्रिकेट एकेडमी है, टेनिस एकेडमी है। तो बच्चे को कम से कम 1 घंटा डेली जरूर खेलना चाहिए। तो ये आप रिकमेंड करते हैं? हाँ, मैं रिकमेंड करता हूँ। खेलते हैं बच्चे फिर? कुछ फॉलो करते हैं, कुछ नहीं। मैं तो देखिए, मेरे बच्चे, उनको भी बोलता अब भी कि 1 घंटा खेलने के लिए निकालो। ये पढ़ाई तो सारी उम्र चलनी है, ये प्रैक्टिस, ये डॉक्टरी, ये तो सारी उम्र चलनी है, लेकिन अपनी हेल्थ सबसे जरूरी है, सबसे पहले। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमारी मेडिकल फील्ड की ही कमी है। अगर हम बच्चों को छोड़कर पेरेंट्स की काउंसलिंग करें, हाँ, नहीं देखिए, उनको ये इसमें हम एक समझाएं। चेंज कर सकते हैं कि उनका ना करिकुलम है, जो सिलेबस जिसको बोलते हैं, उसी में कुछ ऐसा किया जाए कि फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड डाल दिया जाए कि आपको दिन में इतने घंटे पढ़ना है, 1 घंटा खेलना भी है। जैसे हम स्कूल में थे तो उसमें पीटी पीरियड एक होता था, फिजिकल ट्रेनिंग का, फिजिकल एजुकेशन का, तो उसमें खेलना होता था आपको। तो ऐसे ही यदि आप बड़ी क्लासेस में भी ना, मेडिकल एजुकेशन, जो दूसरी भी क्लासेस हैं, कोई भी हैं, उनमें भी एक आप फिजिकल एक्सरसाइज हो जाए, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग हो जाए, तो उसमें भी एक पीरियड ऐसा डाल दें, एक टाइम 1 घंटे का, कि उसमें आपको कंपलसरी कर दें कि आपको खेलना है। हाँ, तो एक तो ये हो सकता है। या फिर हम ऐसे काउंसलिंग कर दें पेरेंट्स की कि उनको समझ में आए इसकी रिक्वायरमेंट। हाँ, काउंसलिंग भी कर सकते हैं, काउंसलिंग तो करते ही हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है तो टाइम आप उसी में से निकाल के उनको एक टाइम दे सकते हैं, कर सकते हो। ओके। और आपने ये देखा कि आजकल जैसे बच्चों की स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है पहले से ज़्यादा, तो उसका मेन रीज़न क्या लगता है आपको? मेन तो आपके गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स घर में। आप देखिए, टीवी है, मोबाइल है, और आप इनको देखो, आइडियली तो ये है कि उसको आप रात को बंद कर दीजिए सभी को। और फिर वर्क फ्रॉम होम करते रहते हैं पेरेंट्स, रात तक लगे रहते हैं, तो उसका टाइम आप फिक्स कर दीजिएगा। तो जैसे अब आजकल बच्चों की भी स्लीप डिस्टर्ब है, तो उनके हार्मोनल ग्रोथ पर या इम्यूनिटी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, देखिए, आप अच्छा खाने का अपना सिस्टम, आप थोड़ा सा जल्दी खाएंगे तो जल्दी सोने का टाइम मिलेगा। अब पेरेंट्स का क्या रहता है कि लेट खाना, बाहर खाना है, आउटिंग करनी है, वीक में 1 दिन तो ज़रूर लेके जाते हैं, वो लेट आते हैं या पार्टी करते हैं, पार्टी भी बहुत होती हैं, तो उससे फिर लेट आओगे तो नींद डिस्टर्ब होगी, उसके ओवरऑल हेल्थ के ऊपर आपका फ़र्क पड़ता है। वेट गेन करते हैं बहुत से बच्चे, तो फिर वो रात को लेट तक खाते रहते हैं। तो जो ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, ज़्यादातर चिल्ड्रन को ही हो जाता है ईटिंग डिसऑर्डर, तो उनसे कैसे बचा जाए? उनसे ये कि उनको हेल्दी डाइट दें, और बाकी यदि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कई बार एसोसिएटेड होती हैं, तो उनका आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, तो उनका सोल्यूशन हो सकता है। तो आप भेजते हैं बच्चों को यदि साइकोलॉजिस्ट कोई के हमें पास? लगता है कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। तो फिर पेरेंट्स तब इवन डॉक्टर डिप्रेस रहते हैं बच्चे। देखिए, स्ट्रेस कितना आजकल बच्चों पे पढ़ाई का,
और सब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा नंबर 1 नंबर 1, नंबर 2 पे तो कोई जाना नहीं चाहता है। 30 बच्चे हैं तो 30 नंबर 1 पर कैसे रहेंगे, तो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर सिलेबस भी बहुत हो गया है और पेरेंट्स आते हैं कि ये हर फील्ड में एक्सेल करे, ये नहीं कि पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में भी ये इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर हो, म्यूजिक भी इसको आना चाहिए, इसको डांस भी आना चाहिए और पता नहीं क्या क्या आना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें कैसे सीख सकता बच्चा, तो उसे वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में आएगा तो फिर वो हर फील्ड में उसको इफ़ेक्ट करता है, फिर वो पढ़ाई में भी कमज़ोर होगा और फिर हर फील्ड में तो करेगा नहीं, फिर सभी फील्ड में वो कहीं कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसे कोई बच्चे ने, कोई चाइल्ड आपके पास आया जो ओपन अप हुआ हो कि भाई मेरी लाइफ को क्या कर रखा है, हेल्प कर रखा है मेरे पेरेंट्स ने? नहीं, जो तो एडोलिसेंट ग्रुप होता है ना, वो बच्चे बता देते हैं कि ये मेरे को ये करने के लिए बोलते हैं। अभी मैं बता दूं, मेरे पास एक इंजीनियरिंग की लड़की जो IIT से इंजीनियरिंग कर रही है, तो वहाँ भी कहते हैं कि हमारा इतना कंपटीशन, आपस में कंपटीशन रहता है कि ये 2 बजे तक पढ़ रही है तो मैं 3 बजे तक पढ़ूँ, मैं 4 बजे तक पढ़ूँ। और पेरेंट्स भी साथ थे, पेरेंट्स की भी वो पेरेंट्स उसको कहते हैं कि हम कहते हैं इसको कि तो अपने हेल्थ का ध्यान रखो, कहती कि फिर वो मेरे से आगे निकल जाएंगे। मतलब इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है आजकल सब। अल्टीमेटली तो हेल्थ इफेक्ट होती है, हेल्थ पे तो कोई ध्यान हेल्थ पे ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब जब एडोलसेंस पे आए हम, टीनेजर्स पर जब हम आ जाते हैं, तब तो भाई हार्मोनल ग्रोथ होनी होती है, बच्चों की डेवलपमेंट हो रही होती उसमें है। बिल्कुल, उसमें बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाहता है, सबसे पहला तो ये होता है। तो उस एज में बहुत ज़रूरी है कि आप ना उनको बच्चे मत ट्रीट करें। आप अपने इक्विवेलेंट और अपने फ्रेंड, अपने दोस्त अपने बराबर के कीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें उन पर फोर्स मत कीजिए, रेस्ट्रिक्शन मत लगा दिए। उनको थोड़ा था बीच बीच में उनको ना थोड़ा सा ओपन रहने दीजिए, अपनी मर्जी से भी कुछ करने दीजिए। हाँ, सुपरविजन ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, सुपरवाइज करते रहिए वो क्या कर रहे हैं। यदि कोई वो आपका मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई साइट देख रहे हैं, खोल रहे हैं, तो क्या यूज़ कर रहे हैं, सुपरविजन ज़रूरी है इस एज में, रेस्ट्रिक्शन नहीं। बट आजकल तो पेरेंट्स काफ़ी एग्रेसिव बिहेव करते हैं बच्चों के साथ। नहीं तो बच्चे भी, आप सुना होगा, बच्चे मानते, और ये हर एक पेरेंट्स की यही कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे तो मानते नहीं, सुनते ही नहीं हमारी। अब उनको फिर हम कैसे, हम कहते हैं भी उनको थोड़ा सा पेसिफाई करने के लिए कहता मका सारी बातें तो हमारे बच्चे भी नहीं मानते, वो भी अपनी मर्जी से बहुत सी करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, मेरा बेटा वो ग्वालियर में पढ़ता है तो वहाँ से बाई एयर आके दिल्ली और अपने दोस्तों मिलकर चला भी जाता, हमें पता ही नहीं लगता। तो मैंने कहा कुछ उनको थोड़ा सा स्पेस दो ताकि वो अपनी मर्जी से भी करें, लेकिन ऑब्जर्वेशन, आप सुपरविजन जरूर रखिए। आपका बच्चा, उसकी कंपनी कैसी है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो एडिक्शन की तरफ तो नहीं जा रहा है, और बाकी बीच बीच में एडवाइस देते रहिए। खाने के बारे में बता सकते हैं, हेल्थ के बारे में बता सकते हैं। तो जैसे टीनेजर्स हो जाते हैं बच्चे, तो आजकल तो मैंने देखा है 13-13 साल की लड़कियों को भी PCOD, PCOS हो जाते हैं। आपके पास भी ये सब केसेस आए डाइट का इफेक्ट है। सबसे खतरनाक है फिजिकल इनएक्टिविटी। इवन जो एडल्ट्स में भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं ना, उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, वो फिजिकल इनएक्टिविटी है। और बाकी फिर डाइट है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है। तो आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चे सारा दिन पढ़ते रहते हैं कंपटीशन के। आप देखिए IIT और के लिए बच्चों को 6-7 स्टैंडर्ड से डाल देते हैं। हाँ, तब से ही माइंड प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं। आप देखिए वो स्कूल भी जाएगा और कोचिंग भी जाएगा, ट्यूशन भी पढ़ेगा, होमवर्क भी करेगा, कौन सा काम करेगा। और फिर उसको आप एक्सपेक्ट करते हैं उसको फिजिकल एक्टिविटी भी करवानी है, उसको नींद भी पूरी लेनी है, वो पूरा नहीं कर पाता है, वो फिर वो स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आ जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ना इसी टाइम में मैंने देखा टीनेजर्स में बहुत बच्चे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल शाय फील करते हैं, डिप्रेस रहते हैं। देखिए उनका वो जो करना चाहते हैं वो तो होता नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं तो कम होती है। फिर वो लो फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आपने कोचिंग सेंटरों के नहीं सुना, हर हफ्ते 15 दिन में कोई न कोई सुसाइड कर लेता है। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने और वो भी अच्छे टॉप में आए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? सबकी कैपेबिलिटीज अलग हैं। कोई हो सकता है स्पोर्ट्स मैन अच्छा बने, उसको स्पोर्ट्स में डाल दीजिएगा। कोई म्यूजिशियन अच्छा बन सकता है, उसको म्यूजिक में डाल दीजिएगा। लेकिन हमारा फोकस तो रहता बस अच्छा बड़ा डॉक्टर बने या बड़ा इंजीनियर बने।
तो बच्चों पर स्ट्रेस तो रहता ही है। तो आप पेरेंट्स को फिर काउंसिल करते हैं कि बोलते हैं? बिल्कुल, मैंने कहा देखो उनका पहले तो उनकी चॉइस, फोर्सफुली मत डालिए। डॉक्टर नहीं बनना चाहता मत बनने दो। यदि आपने ज़बरदस्ती उसको बना दिया वो अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। और वो बाद में फिर बहुत से ऐसे हैं, मैं बताऊं आपको, जिन्होंने डॉक्टरी की, MBBS किया, उन्होंने फील्ड ही चेंज कर लिया। तो बाद में चेंज करेगा तो उसको अच्छा है कि पहले से चेंज करे, कम से कम चॉइस का फील्ड मिलेगा और उसमें वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उनकी चॉइस जरूर पूछनी चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो। But वो तो कोई उसी हिसाब पूछता से नहीं है। उनको अपना फील्ड चुनने दो, वो अच्छा करेंगे। और आपने भी देखा होगा बच्चों के फेशियल हेयर्स आ जाते हाँ, हैं, लड़कियों की मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी आ हाँ, जाती देखिए, हैं। हाँ, ये मतलब जो हम बोलते हैं ना कि ये जल्दी मैच्योर हो गए हैं, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ये, जो हाँ। मूछ आना और ये इसकी एज है वो कम हो गई है। पहले जो चीज़ 11 साल पे होती थी अब 9 साल पे होने लगी है। तो ये एक तो देखिए डाइट का इफेक्ट तो है, हर डाइट में कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव है। दूसरा फिर मीडिया का इफेक्ट है। आप कुछ भी खोल के कुछ भी देख सकते हैं आजकल। तो इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों की, ये जो प्रॉब्लम इसीलिए बढ़ रही है। हाँ, तो जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर पहले 40-50 साल की उम्र में होते अब थे, तो बच्चों को आज तो 13-14 साल में हो जाते देखिए, हैं। आप ये नहीं पता क्या खा रहे हो। हर चीज़ में पेस्टिसाइड है, हर चीज़ में केमिकल डले हुए हैं, तो उनका इफेक्ट तो हमारी बॉडी पर होगा ना कुछ तो। तो जंक फूड ने, मतलब कि जंक KFC, फूड ने, पिज्जा फिर हट, पेस्टिसाइड ने, और ये सब ये किस लिए कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, तो उनका है। फिर जंक फूड शुरू कर देते हैं, प्रोसेस फूड कर देते हैं। ओके। और डॉक्टर कुलदीप, जैसे आप तो कॉलेज में भी जाते हैं, आप लेक्चर भी देते हैं, तो वहाँ पे भी आपने डेफिनेटली देखा होगा जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, उनको भी बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ है, मोटापा है, हाई ब्लड प्रेशर है। वो बोलते हैं कि हम पढ़ते रहते हैं जिसकी वजह से हमको ये सब कुछ देखिए, हो गया। चिंता का विषय तो यही है कि वो जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, जो फाइनल ईयर में आ गए हैं, वो भी ये सब करते हैं, जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना मंगा खाते हैं, और हम बताते रहते हैं तब भी वो उनकी सेहत पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल पर लगे रहते हैं, इवन क्लास में भी पीछे बैठे बैठे मोबाइल देखते रहते हैं। हम पढ़ाते रहते हैं, पीछे बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं। तो उनको जो भी फ्यूचर में भी डॉक्टर्स बनेंगे, जो खुद ही इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको बीच बीच में हम बताते रहते हैं कि ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तो वो मतलब नहीं समझते आपकी बात? कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते। ओके। और देखिए, अवेयरनेस तो आजकल नॉलेज की कमी नहीं है। आप खुद भी खोल के, आजकल बल्कि अनपढ़ आदमी हैं उनको ज़्यादा इस बारे में पता है, हेल्थ के बारे में पता है, मोबाइल के बारे में पता है कि क्या नुकसान करता है, कितना यूज़ करना चाहिए आपने। और तो डॉक्टर जो बनने जा रहे हैं उनको तो सब पता ही है। फिर भी वो इस पे काम नहीं कर रहे। हाँ, फिर भी देखिए, कुछ हद तक मुझे लगा एडिक्शन भी हो जाती है इन चीज़ों की ना। मोबाइल हो गया, जंक फूड भी है ना। यदि आप खाना शुरू कर दोगे ना, कुछ चिप्स या कुरकुरे आप डेली खाओ, एक हफ्ते के बाद आप रुक नहीं सकते। आपको आप कितना लेक्चर देते रहो लोगों को, लेकिन आप खुद भी खाने शुरू कर दोगे। मैं यही बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि कार्बोहाइड्रेट्स ना एडिक्टेड है, कि आप खाओगे तो खाते जाओगे। नो वन कैन ईट जस्ट वन, पूरा पैकेट खत्म ही करोगे आप। इसीलिए मैं तो कार्बोहाइड्रेट्स ही हटा देती हूँ। अच्छा, नहीं देखिए, खाने के बाद हमें भी लगता है कि कुछ मीठा खाने का मन करता है, क्रेविंग बोलते हैं इसको। तो लेकिन वो ना, आप यदि थोड़ा सा खाओगे ना अमाउंट, बिल्कुल उससे भी खत्म हो जाते हैं। मैंने तो आप ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं, मेरा मन करता है, लेकिन मुझे पता है कि ज़्यादा खाना ठीक नहीं है मिठाई, तो बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा खाता हूँ, कोशिश करता हूँ गुड़ का खाया जाए, और उससे क्रेविंग खत्म हो जाती है। ओके, तो मतलब थोड़ा सा खाकर इंतजार करें ना। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। वो इंतजार नहीं करते ना, वो पूरा खा जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। और आजकल जैसे आपने भी बताया कि जो फ्यूचर डॉक्टर्स होने वाले हैं उनको खुद को बीमारी है, और उन्होंने इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि ठीक है, ब्लड प्रेशर है तो ये दवाई खा लो, PCOD है तो ये खा लो, डायबिटीज़ है तो ये खा लो। तो ये किस हद तक ठीक है? नहीं, देखो, बीमारी होने के बाद तो आपको दवाई, लेकिन प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम ज़्यादा फोकस भी करते हैं, प्रेस भी करते हैं कि आप इन चीज़ों को होने मत दो। और वो तो तभी होगा आप जब बचपन से ही, देखिए, ये हार्ट अटैक आपने सुना है, और 20 साल का, 18 साल का भी है, 22 साल उनको हो जाता है। बिल्कुल। उनकी जो आर्टरीज ब्लॉक हुई है वो एक दिन में ब्लॉक नहीं होती हैं। ये इवन स्टडीज़ किया हुआ है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल जमता है आर्टरीज में, ये 8-9 साल की उम्र में जमना शुरू हो जाता है। तो इसलिए चाइल्डहुड जो स्टेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि आप तब से ध्यान रखोगे ना, आपका वेट का, आपका लाइफस्टाइल का, आपका डाइट का, तो फिर इन चीज़ों से बाद में भी बचे रहोगे, बीमारियों से बचे रहोगे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल बचपन से ही शुरू करना पड़ेगा आपको।
बट वो तो करता ही नहीं आजकल, हाँ, जंक फूड है, एडिक्शन इसलिए हाँ, है। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बचपन से ही उनको हेल्दी बनाओ, ताकि वो एडल्ट रह के भी फिर हेल्दी रह हेल्दी सके। रह सके। हाँ। डॉक्टर कुलदीप, आपकी क्या एज है? मेरी 62 है। 62। और आप तो बिल्कुल अभी हेल्दी हैं, आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं 1 घंटा डेली खेलता हूँ। क्या खेलते हैं? शाम को टेबल टेनिस खेलता हूँ। और मेरा बीजी, देखिए मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, और मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाता हूँ जब कॉलेज जाता हूँ, और शाम के 9 बजे 8 बजे तक मेरा फिर आके मैं क्लिनिक होता है, शाम को मैं क्लिनिक चलाता हूँ, और 8 से 9 डेली मैं 1 घंटा खेलता हूँ। ओ, इतना इतना busy बिजी शेड्यूल होते हुए भी आप अपने आप पर ध्यान देते हैं। 1 घंटा तो बिल्कुल। आपके फिटनेस का क्या राज है? यही है कि मैं बैलेंस डाइट, हेल्दी खाना खाता हूँ। मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ, और जिसमें सभी चीज़ें होती हैं, दूध भी पीता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ, सब्जियाँ खाता हूँ, और आटा कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं खुद चक्की से आटा लेके आता हूँ। अच्छा। ठीक है, ये नहीं जो प्रोसेस्ड आटा है, बेसिकली तो मैदा है जो बाज़ार में मिलता है, तो मैं चक्की से लेके आता हूँ, और फ्रूट सब्जियाँ सब खुद लेके आता हूँ, और फिजिकल एक्टिविटी तो 1 घंटा मैं करता हूँ। 7 घंटे मैं सोता हूँ, और मोबाइल का जितना ज़रूरी होता है उतना यूज़ करता हूँ। तो आजकल जैसे आपका तो बहुत ही जबरदस्त बिजी लाइफस्टाइल है भैया, आप हाँ, कॉलेज में भी जाते हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं। बिल्कुल। तो आजकल जो मुझको पेरेंट्स मिलते हैं या जो बच्चे मिलते हैं वो बोलते हैं बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी हैं। इतने बिजी होते भी नहीं आपके जैसे। देखिए, अब मैं पीछे एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें जो इंडिया के टॉप डॉक्टर्स थे ना, जिसमें डॉक्टर नरेश त्रियान का नाम आपने सुना होगा, और वो भी सारे के सारे, उनसे बिजी कोई नहीं हो सकता। और उनकी भी आप देखेंगे तो कोई साइकिलिंग कर रहा है 1 घंटा, कोई जिम जाता है, कोई म्यूजिक, इवन एक कार्डियोलॉजिस्ट है, वो म्यूजिक 1 घंटा म्यूजिक बजाता है। तो आप अपने 24 घंटे आपके पास, तो उसमें से 1 घंटा मुश्किल नहीं निकालना, वो भी आप अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं निकाल रहे हो। तो ये बिजी और रहना उससे ना, सिर्फ एक देखिए, ऐसे ही आप है। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, एफिशिएंसी है, वो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो आप जो काम 8 घंटे में कर रहे थे ना, आप 6 घंटे में करोगे। 2 घंटे सेव कर लिए ना, उस 2 घंटे को दूसरी जगह लगाइए, फिजिकल एक्टिविटी में लगाइए, म्यूजिक में लगाइए, आप डांस में लगाइए, सोशलाइजेशन में लगाइए, आप यार दोस्तों से मिलिए, वो भी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। बट ये लोगों को आजकल समझ में नहीं आता ना, बस आज का यूथ स्पेशली जेन जी जो ये जनरेशन है, अपने दिमाग में रखते हैं हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं, न जाने किस चीज़ में बिजी हैं। हाँ, बस वो मोबाइल में बिजी हैं, व्हाट्सएप में बिजी हैं, वो आप चैटिंग में बिजी हैं, इन चीज़ों में बिजी रहते हैं। देखिए, हेल्थ ये नहीं कि आप सिर्फ शरीर से ही हेल्दी, हेल्थ के जो पैरामीटर हैं वो आप मेंटली हेल्दी होने चाहिए, फिजिकली हेल्दी होने चाहिए, और सोशली हेल्दी होने चाहिए। सोशली का मतलब है फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स होने चाहिए अच्छे, आपका अड़ोस पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो कंपनी है, आप जिसमें काम करते हैं, उनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन हों। तो इसका मतलब आपकी सोशल लाइफ हेल्थ है वो भी सही है। और मेंटली आपकी मेमोरी ठीक है, आपको नींद अच्छी आती है, आप खुश रहते हैं, आप डिप्रेस नहीं रहते हैं, तो ये मेंटल हेल्थ के साइंस हैं। तो तीनों फील्ड में हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी और लंबी लाइफ के लिए। बट आजकल के बच्चों को आप क्या रिकमेंड करेंगे जिन्होंने अपने आप को मोबाइल में ही कैद कर लिया है? और देखते होंगे आप भी, रास्ते पे चलते वर्ते भी क्या ग्रीनरी है, क्या सीनरी निकल गई, बिजी रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता। देखो, ये एडिक्शन है, तो इससे तो एज के जब बड़े होते हैं तो समझ आता है। लेकिन मैं तो सभी को ये बताता हूँ, सभी पेरेंट्स को भी, कि किस एज पर मोबाइल देना है इसको, कितना इसको यूज़ करने देना है, और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है इसकी हेल्थ के लिए। जो बड़े बच्चे उनको डायरेक्टली बताते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, बैलेंस हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं कि पार्टी करना भी ज़रूरी है, लेकिन डेली नहीं। इवन यदि कई हैं कि अल्कोहल के बारे में भी पूछते हैं कि भाई कितना हमें अल्कोहल है, और देखिए मैं कहता स्मोकिंग तो आप यदि पैसिव स्मोक करो, आपका साथी भी पी रहा है, तब भी आपको नुकसान है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा हो। तो स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं, इवन अपने साथी को भी मना कीजिए। अल्कोहल यदि आप कभी पार्टी में लिमिट में लेते हैं, कभी पार्टी में करते हैं, तो उसका ज़्यादा से नुकसान नहीं है।
हम तो डॉक्टर कुलदीप, मेरी कंपनी में तो हमने वो रख रखा है SOP कि जब इंटरव्यू होता है ना, पूछते थे भाई स्मोकिंग है, नहीं है तो भाई तू जा। अच्छा। क्योंकि वही हम पैसिव भी ना, अभी इस रूम में कोई आ जाए बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ। हमसे बर्दाश्त नहीं नहीं होता होता है। वो पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। हम तो वैसे भी हेल्थ की कंपनी है, हम तो इंटरव्यू पे पूछ लेते हैं भाई स्मोकिंग है तो बता दे, तू तो रहने दे। हाँ, नहीं बिल्कुल, क्योंकि आजकल लड़कियां भी देखिए करती इवन हैं। मैं अपने बच्चों को भी ये बोलता हूँ कि भाई हमने नहीं पी, हमने स्मोक नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं किया, और तुम भी मत करना, ठीक है। अल्कोहल के लिए है कि तुम अपना लिमिट है वो खुद सेट कर सकते हो, तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें कितनी लेनी है, कब लेनी है। बट आजकल इसके बारे में भी बताएं कि जैसे आजकल मॉडर्न स्कूल्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर बॉटल्स पड़ी होती हैं बियर की, ड्रग्स लेते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे। देखिए ड्रग्स तो आपको पता है नुकसान करता है, ड्रग्स तो एडिक्शन भी है, और इससे तो लाइफ ही स्पॉइल हो जाती है बच्चे की। और स्मोकिंग भी नुकसान करती है, इवन पैसिव स्मोकिंग भी करती है। और अल्कोहल का भी यह है कि देखिए जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें तो अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आजकल ट्रेंड हो गया पार्टी वार्टी करने का, तो उसमें आप लिमिट में लें, कभी कभी लें तो ठीक रहता है। जैसे आजकल हुक्का, वेप, पता नहीं क्या क्या नया बिल्कुल, नया आ बिल्कुल, गया है, पता ही नहीं क्या ये क्या। तो सब आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगे। बट आजकल वो ना करे तो और ट्रेंड भी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मेरे जो फ्रेंड थे स्टूडेंट लाइफ में, मैं बताता हूँ आपको। मान लो हम क्लोज 4-5 फ्रेंड में लगाते हो, तो आई वॉज द ओनली हु नेवर स्मोक्ड। बाकी सब, कई तो ऐसे थे जो सिर्फ कभी ड्रिंक्स ली तो पी, और कई ऐसे थे कि रेगुलर पीने वाले थे, चेन स्मोकर थे। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं, उनके साथ रहा हूँ, उनके रूम में भी रहा हूँ, मेरा रूममेट था वो स्मोक करता था, इज नो मोर नाउ। लेकिन ये कि वो मैंने कभी नहीं। तो ये तो आपको ऊपर, आपकी विल पावर के ऊपर है ना, आप क्या लेना चाहते हो। तो वो सारे भी तो डॉक्टर्स ही होंगे जब हाँ, आपके साथ वही डॉक्टर्स हैं, सारे तो प्रैक्टिस। कुछ ने अब छोड़ भी दिया है। अब पता लगा उनको कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने अब छोड़ भी दिया। तो एक तो कार्डियोलॉजिस्ट उसने वो पीता था, अब छोड़ दिया है, तो ऐसे बहुत हैं। और आप अपने भी सेम एज ग्रुप वाले डॉक्टर से मिलते होगे, तो उनकी फिटनेस में और आपकी फिटनेस में तो डेफिनेटली बहुत फर्क होगा। बस यही है कि वो फिजिकल, मुझे जो लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी वो कम करते होंगे, और मैं कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेस ना हो, और डाइट भी हेल्दी डाइट लूँ। बाकी हेरिडिटरी भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मान लो आपकी फैमिली में कोई बीमारी है तो वो चांसेस होते हैं कि आपको भी हो सकती है, तो उनको आपको शुरू से बचना पड़ेगा। ओके, जैसे आपने तो बहुत बचपन में देसी घी लिया होगा, उसके बारे में जरा बताएं। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी देखिए, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूँ, गांव में पढ़ा हूँ, 10वीं तक गांव से की है, तो हमारे टाइम में तो मोबाइल भी नहीं थे, और तो हम तो हर रोज़ 2-3 घंटे खेलते थे, और कोई जंक फूड नहीं था, चिप्स कुरकुरे इवन बिस्किट भी नहीं हमने नहीं थे। तब तो बिल्कुल जिसको देसी खाना बोलते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक रो खाया हमने, और साथ में एक्सरसाइज की है। कोई टेंशन, कंपटीशन भी नहीं था कि ये कॉम्पीट करना है, बस जो जिस क्लास में डाल दिए उसमें पढ़ लिए। और आजकल तो पहली क्लास से कोचिंग ट्यूशन शुरू हो जाता है बच्चे का। कोई पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, नहीं पढ़ाना चाहते। हाँ, कुछ पेरेंट्स नहीं है, फिर वो चाहते हैं कि तुम्हारा बच्चा नंबर 1 रहे, बने। हाँ। तो डॉक्टर कुलदीप ये बताएं कि आपने कितना देसी घी खाया, और आजकल जो लोग डरते हैं देसी घी से। नहीं, एक लिमिट में फैट तो जरूरी है बॉडी के लिए, तो आपको मालूम है कि तो आप थोड़ा सा खा सकते हैं। पहले भी हमने तो खाया है। असल में हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, काफ़ी मेंबर्स होते थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला है। अच्छा। और लेकिन हाँ, देसी घी होता था और कुछ नहीं होता और कुछ में तो खाना ही नहीं बनता था पहले। तो वो खाया है, और अब भी हम खाते हैं। मैं देखिए मेरे घर में या तो देसी घी होता है या फिर ओलिव ऑयल होता है, वो यूज़ करते हैं, वो भी लिमिट में करते हैं। और जो लोग आजकल डरते हैं देसी घी से और रिफाइंड ऑयल में खाना बनाकर नहीं, आप देखिए कुछ भी खाइए, लेकिन वर्कआउट कीजिए ना। आपको जितनी कैलोरीज चाहिए उससे ज़्यादा आप बर्न कीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा अपने आप ही। और यदि आप बर्न कम कर रहे हैं, खा ज़्यादा रहे, तो वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ जाएगा। ये तो सिंपल फार्मूला है। देखिए 7500 कैलोरीज आपको चाहिए 1 किलो वजन बढ़ाने के लिए, और इतनी चाहिए 1 किलो घटाने के लिए। तो आप जितना बढ़ाना चाहते हो उसके हिसाब से कैलोरीज खा लीजिए, और घटाना चाहते हो उसके हिसाब से आपकी बर्न कर दिए। और आजकल तो ना, आप कुछ भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आप गूगल कीजिए, साइकिलिंग आपने 15 मिनट की, आधा घंटा, कितनी कैलोरीज बर्न होंगे आ जाएगा।
आप कौन सा गेम खेलते हैं, कितनी कैलोरीज बर्न हो रही वो आ जाएगा, कौन सी डाइट में कितनी में क्या है वो आ जाएगा। इवन आजकल जो खाते हैं आप चिप्स, उनके ऊपर देखिए ये तो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उसके ऊपर मेंशन क्या लिखा होता होता है, कितने फैट है, कितना प्रोटीन है, उसमें कितनी कैलोरीज है। तो आप वो पढ़ के न देख के खाइए, अगर आपने कितनी एक्स्ट्रा खाई है उसी हिसाब से उतनी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कीजिए, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, बराबर रहेगा। तो देखिए मैं तो आपको बताऊं, ये लगा लीजिएगा 85 से आज हो गए 25, 40 साल हो गए। 40 साल में मेरा जो वेट रहा है 65 से 68 के बीच में रहा है, 40 साल हो गए हैं। तो आप इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं? हाँ, स्ट्रिक्टली। मैं एक्स्ट्रा खाऊंगा 2 बार खाता हूँ, यदि कभी जैसे आप यहाँ आया हुआ हूँ तो आप लोगों ने बहुत खिला रखा है, मैं तो खाना ही 2 टाइम खाता हूँ, तो मेरी इच्छा नहीं होती, फिर भी लंच में तो अब जाके मैं वर्कआउट बढ़ा दूंगा अपना, तो फिर बराबर हो जाएगा। ओके अच्छा, आप एक क्वेश्चन का आंसर बताएं कि हेल्दी बच्चा तभी होगा ना जब हेल्दी पेरेंटिंग होगी। बिल्कुल। तो ऐसे कौन से 3 लाइफ चेंजिंग टिप्स आप देना चाहेंगे पेरेंट्स को या बच्चे को, ताकि उनकी ज़िंदगी बदल जाए? और ये जो आपका आंसर है ये लाखों लोगों की लाइफ बदलने वाला है। देखिए वैसे तो आजकल बच्चा 1 या 2 बच्चा होता, प्लानिंग से करते हैं लोग, तो हम मदर्स को पहले बताते हैं कि उनको एक हेल्दी डाइट, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर रखनी है, वो भी कोई मनाही नहीं होती है। इवन आउन प्रेग्नेंट लेडीज़ को के लिए भी योगा है, मेडिटेशन है और लाइट एक्सरसाइज बोलते रहते हैं। और बाकी अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, नींद पूरी लें, स्ट्रेस से बचें। तो आप देखिए, आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आपका जो मिल्क है वो भी हेल्दी होगा और आपका बच्चे को भी वो उसका उतना ही फ़ायदा होगा, बीमारियों से बचेगा, हेल्दी बेबी होगा। जो पेरेंट्स अच्छी डाइट लेते हैं ना तो उनके बच्चे भी हेल्दी होते हैं, वेट उनका नॉर्मल होता है उनको। और आजकल स्मोकिंग और अल्कोहल भी बहुत हो गया है, इवन गर्ल्स में मैं देखता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ गुड़गांव में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का तो आपको मालूम है, लड़कियां ज़्यादा पीती हैं दारू और लड़के कम पीते हैं, मैंने तो ये देखा है। सोशल सिंबल बन गया आजकल ना वो। देखिए मैं जहाँ रहता हूँ वो उस मार्केट में कभी जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि लड़कियाँ स्मोकिंग ज़्यादा कर रही हैं। 4 लड़कियाँ खड़ी हैं और 4 लड़के हैं, तो हो सकता है 2 लड़के स्मोक नहीं कर रहे हैं, लड़कियाँ चारों कर रही हैं। तो अब देखिए कितना ट्रेंड बढ़ गया। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है आपका अनबॉर्न जो बेबी है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। यदि आप स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, तो इसके बहुत बैड इफ़ेक्ट्स हैं बेबी पे। तो इन चीज़ों से बचें, आप हेल्दी डाइट लें, स्ट्रेस से दूर रहें, तो बेबी भी हेल्दी होगा। और बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? 3 पॉइंट्स लाइफ चेंजिंग। बच्चों को तो ये है कि शुरू से अपना हेल्दी डाइट रखें, फिजिकल एक्टिविटी पर ज़रूर ध्यान दें, और मोबाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका यूज़ मिनिमम करें, तो हेल्दी रहेंगे। और एक और पॉइंट आपने डाइट का बोला, स्लीप का बोला, और एक और फिजिकल एक्टिविटी करें। और वाटर कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो? देखो वाटर तो एडल्ट्स की बात करते हैं तो उसको 3-4 लीटर एक दिन में पीना चाहिए। अगर आपकी बॉडी बता देती है, यदि आपकी, देखिए हमारा सिस्टम ऐसा बना है, यदि आपकी बॉडी में पानी की कमी होएगी तो दोस्त थर्स्ट सिस्टम में प्यास लगना है तो आपको प्यास लगेगी, ये सिग्नल जाता ब्रेन में और वहाँ से फिर शुरू होते है कि प्यास लगेगी, आप पानी पियोगे। तो आपको ऐसे ही भूख जब लगेगी, आपकी जब ग्लूकोज लेवल कम होगा तो आपको भूख लगेगी ना, ब्रेन में सिग्नल जाएगा तो आप भूख लगे आप खाएंगे। तो जब आपको प्यास लगती है आप पानी पीजिएगा। वैसे जो डेली रिक्वायरमेंट है 3-4 लीटर एडल्ट्स के लिए होती है। आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे मॉडल मतलब बहुत ओबीस हो गए हैं ना आजकल लोग, तो वो पानी के सिग्नल को ना समझ नहीं पाते, वो उसको भी भूख से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैंने बहुत हज़ारों स्टूडेंट्स देखे, तो जिसकी वजह से उनका मोटापा बढ़ जाता है। पानी तो पीते ही नहीं है, 1 लीटर आधा लीटर भी पानी नहीं पीते। देखिए पानी तो में तो कैलोरीज होती नहीं है, आप जितना मर्जी, यदि आप फालतू भी पी लेंगे ना तो कुछ नहीं जाएगा, वो तो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाना, निकल जाना बॉडी से। बॉडी का सिस्टम, आपने देखा ज़्यादा चाय पी लेते, ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो हम उतना ही बाथरूम ज़्यादा जाते हैं, यूरिन ज़्यादा आता है, तो बॉडी निकाल देगी फालतू। बॉडी का सिस्टम बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है। बट आजकल मॉडर्न लोगों को तो
बिल्कुल भी समझ में नहीं, उनको ये काम लगता है यूरिनेशन पर जाकर जाना ना, हमारे पास नहीं है टाइम, हम नहीं जा सकते। लड़कियों की प्रॉब्लम मैं मानता हूँ कि कई बार उनके हिसाब से टॉयलेट नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पानी तो जितनी रिक्वायरमेंट उतना पीना चाहिए। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जैसे लड़कियों में या लेडीज में यूटीआई यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, आपने सुना है, वो उन्हीं को ज़्यादा होता है जो पानी कम पीते हैं। यदि आप पानी पियोगे यूरिन ज़्यादा आएगा ना, तो यदि थोड़ा सा इन्फेक्शन है वो वॉश आउट हो जाता है, तो आपको नहीं होगा और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पानी तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब एक प्रॉप राउंड करते हैं हम, रैपिड प्रॉप राउंड। तो जैसे भाई आप तो पीडियाट्रिशियन हैं, तो भाई ये देखकर आप क्या एक लाइन में कुछ बोलना चाहेंगे कि ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ये कभी कभी खा लेना चाहिए। अच्छा, कभी कभी खाना लिमिट चाहिए। में। कितना कभी कभी? ये कभी कभी भी ना सबका अलग होता है। नहीं, डिपेंड करता है आप कितने बड़ी चॉकलेट खाते हो। यदि एक टॉफी खाते हो तो आप वीक में भी खा सकते हो, चॉकलेट खाते हो तो 15 दिन में, वीक में भी खा सकते हो। और वैसे इसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू तो है ही नहीं, इसमें तो बस मीठा ही मीठा है, मीठा है और चीनी इसमें फैट है, बस और कुछ नहीं है। तो चॉकलेट है, तो देखिए कोई भी खाने की चीज कभी कभी तो नुकसान नहीं करेगी आपको। चाहे चॉकलेट खाएं आप, लिमिट में खाएं, ठीक तरीके से खाएं। लिमिट में खाएं और कभी कभी खाएं। और जो बच्चे इसको लिमिटलेस खाते रहते हैं, उनके दांत खराब होते हैं, वेट गेन करते हैं, इसमें फैट और शुगर है। और दूसरा देखिए क्या एडिक्शन भी हो जाती है। आप डेली एक चॉकलेट खाना शुरू कर दो, आपको डेली चाहिएगी, नहीं तो कुछ लगेगा कि कुछ मिसिंग है लाइफ में। हाँ, मिसिंग है। तो लिमिट में खाना चाहिए। तो इसको वैसे बोलते हैं स्वाद जिंदगी का, डेयरी मिल्क। ये तो कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए करेगी, आप भी तो कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए करोगे। हाँ, तो फिर मतलब ये आप कभी कभी रिकमेंड करते हैं लिमिट में? बिल्कुल, कभी कभी। और ये देखिए मैं तो इवन बॉर्नवीटा, इसके ऊपर लिखा है स्ट्रेंथ एवरी डे। देखिए बैलेंस डाइट, ये सब चीजें डाइट से मिल सकती हैं। आप इसमें देखेंगे तो ज़्यादातर शुगर है। और यदि प्रोटीन्स और ये हैं, तो आप कौन सी डाइट आप बताइए। आप नॉनवेज शुरू कर सकते हैं, एग्स हैं, दालें हैं, उनमें प्रोटीन्स होते हैं, तो आप वो बढ़ा दीजिए इसकी बजाय। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को हम एज ए पीडियाट्रिशियन आई वॉन्ट रिकमेंड, करते नहीं भी हैं ना, तो हम फार्मूला मिल्क करते हैं ना, ये जितने भी ग्रोथ फैसिलिटेटिंग प्रोडक्ट हैं, ड्रिंक्स हैं या पाउडर हैं, लगा दो, कोई नहीं करते हैं। तो जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई 50% ऑफ डेली विटामिन डी। मैं बताऊं आपको, इसके लिए तो डॉक्टर से पूछते भी नहीं पेरेंट्स, वो तो उनकी अपनी रिसर्च है कि ये देना ही देना है। हाँ, ये वो असल में क्या होता है कि वो अपने उसकी फ्रेंड दे रही है, उसके बच्चे देखो कितने लंबे हो गए, वो भी देने लग जाती है, देख देख के होता है ये सब। नहीं, और ये भी डाल देंगे इसके साथ, चीनी भी डाल देंगे और एक गिलास दूध में। आप असल में क्या होता है, देखिए हम जो भी कोई भी चीज़ खाते हैं ज़्यादातर, ये हमारे साथ भी ऐसा नहीं है, हम कभी ये देखते नहीं इसके अंदर क्या है। आपने कभी पढ़ा है? नहीं, कोई नहीं पढ़ता कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं। इसके अंदर लिखा होता है ट्रांस फैट कितने हैं, फैट कितने हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, वो कोई नहीं पढ़ता, बस ऊपर से खोल लिया और खा लिया। यदि आप उसको पढ़ लोगे ना, तो आधे ज्यादा टाइम तो उसको खाओगे नहीं खाएंगे। कभी भी देख लेना, आप चिप्स का पैकेट को आप देखो, उसके पीछे का पढ़ोगे तो आप वापस रख दोगे। तो ये प्रॉब्लम तब होती है जब हम देखते नहीं, ध्यान से नहीं देखते। तो जो पेरेंट्स ऐसे अपने बच्चों को देते होंगे, आपके पास भी आते होंगे कि भाई ये तो विटामिन डी में रिच है, इसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा हमारे बच्चे को। बहुत बार पूछते हैं और वो विलिंग भी होते हैं कि डॉक्टर भी कुछ बोले, हमारे से बोलवाना चाहते हैं। मैंने कहा देखो ये सारे एक जैसी चीज़ें, कोई फर्क नहीं है। वो कहते हैं कौन सा पिलाएं, बॉर्नवीटा है, पीडियाश्योर है, प्रोटीन एक्स है। मैंने कहा ये कंपनियां हैं, अलग अलग हैं, इनके अंदर एक ही चीज़ है। आपकी हम तो रिकमेंड करते नहीं, आपकी जो इच्छा हो पिलाओ, आपके बच्चे को जो पसंद हो पिलाओ। ओके, ठीक है। और आजकल ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जो 2 मिनट में बन जाती है मैगी। देखिए इसमें मैदा है सारा, या फिर मसाले हैं, नमक है, ठीक है। देखिए हम वही है कि कोई भी चीज़ लिमिट में, यदि आप 15 दिन में एक बार मैगी खिलाते हैं, उसको न्यूट्रिशियस बना सकते हो आप। इसमें मटर सब्जी और डाल दो, ऐड कर दो, तो वो बच्चे को ज़्यादा। नॉनवेज खाते हो तो चिकन डाल दो, पनीर डाल दो, चिकन डाल दो, पनीर डाल दो, कुछ भी इसमें 2-4 चीज़ें और डाल दो जो न्यूट्रिशियस हैं, तो इसका कुछ जो न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ जाएगी। और कभी कभी दे सकते हो। और जो पेरेंट्स देते ही रहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, चलो मैं डेली खा ली, फिर वो तो मैदा है, इसमें उनका वजन बढ़ेगा, उनको फिर लंच बॉक्स में देते हैं बहुत सारे मदर्स। उनके पास टाइम नहीं है ना। और फिर मैंने बताया कि दूसरा बच्चा लेके आएगा,
आपका बच्चा भी लेके जाएगा, फिर अगले दिन वो तो चिल्लाएगा, रोएगा कि मैंने, मेरे को तो मैगी लेके जानी है, मेरा फ्रेंड हर रोज मैगी लेके आता है। तो वैसे आप इसको रिकमेंड करेंगे कि नहीं? नहीं, हम रेकमेंड नहीं करते। और जो पेरेंट्स खिला रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको डिस्करेज करते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज़ें घर में भी आप बना सकते हो, हेल्दी फूड। आप पोहा है, कुछ और चीज़ें हैं, उसमें नूडल्स भी आते हैं, जैसे उसमें सब्जियां डालो और कम से कम प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं, मसाला मत डालो, घर में टेस्टी चीज़ें बना के दो बच्चे को। टेस्टी खाना, हेल्दी खाना भी हो सकता है, तो वो बना के दो। तो डॉक्टर, आपको ऐसा लगा कि इन्फेंट नहीं मांगते, पेरेंट्स को खुद को देना होता है? आप नहीं, इन्फेंट्स को तो जैसा आप खिलाओगे वैसा टेस्ट डेवलप होगा। आपने कोई चीज़ देखी नहीं है, उसके बारे में आप सोच सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। फिर तो बोलते हैं नहीं, हमारा तो बच्चा मांग रहा है, वो तो बिना चॉकलेट नहीं, वो इसीलिए मांग रहा है ना, उसका आपने टेस्ट डेवलप करवा दिया, आपने कभी तो खिलाया है तभी मांग रहा है। मैंने ऐसे फिर बहुत जल्दी सारे, देखिए, जल्दी बन जाता है 2 मिनट में। आप चाहते हैं अपना टाइम भी बचे और जल्द बच्चा खाए भी अच्छे से। और मैंने ना ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो बोलते हैं हमारा बच्चा तो बिना चॉकलेट के भाई सोता ही नहीं है, वो तो रोता रहता है, वो तो टेंट्रम्स थ्रो करता है, आइसक्रीम तो उसको डेली चाहिए। देखिए, यदि टेंट्रम थ्रो आपने बताया, तो उसका यदि हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसका ट्रीटमेंट ये है कि उसको यदि टेंट्रम थ्रो किया ना, उसको लीव हिम अलोन। उसके बात नहीं माननी, आपने बात माननी तो हमेशा करेगा वो। तो इसका सॉल्यूशन भी यही है कि आप उसको छोड़ दो। उस टाइम तो आपको दिलाना नहीं है, उसके बाद सोचो आपकी लिमिट है कि आप कितना क्या कर सकते हो, कितना दिला सकते हो। एक लिमिट में रखो, तो वो आगे बंद कर देता है। ये सही बोला आपने। ये ऐसे कई पेरेंट्स करते भी हैं, जो समझदार पेरेंट्स हैं। आप आते हैं, हम पूछते हैं हमारे से सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन भी यही है कि उसको छोड़ दो, उसको सुनना नहीं है, आप अपने काम में लगो, आप आगे निकल जाओ, उठ के आ जाएगा पीछे पीछे आपको, जो वहाँ लेटा हुआ है ना, वो पीछे पीछे आ जाएगा। हाँ, कई मैंने देखे हैं बच्चे ऐसे मॉल के बाहर ऐसे जमीन पे लेट जाते हैं। मार्केट में हंगामा करते हैं, चिल्लाते हैं। अच्छा, वो फिर क्या करते हैं कि पेरेंट्स वो देखते हैं कि ये तो ड्रामा किया हुआ उसने, और लोग क्या सोच रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, चलो चलो दिला देते। फिर मैं घर वाली वाइफ बोलती है, अरे क्या देखो क्या तमाशा करवा रखा है तुमने। वो हस्बैंड को उसको ब्लेम करते हैं, इनको बच्चा है क्या, छोटी सी चीज़ नहीं दिला सकते, वो दिला देते हैं। फिर वो उनकी हैबिट बन जाती है, फिर वो करते हैं। तो ऐसे में उस टाइम मत दिलाइए उनको, और उसको छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप पीछे पीछे आपके साथ आ जाएगा। तो डॉक्टर, कभी आपने ऐसे भी देखा होगा कि बच्चे के पीछे माँ बाप ही आपस में लड़ रहे हैं, इसने बिगाड़ा है, इसने बिगाड़ा है, इसकी वजह से हुआ है। हमारे क्लिनिक में आते हैं जो वही लड़ाई हो जाती है उनकी कि आप भी तो लेके आते हो, आप भी तो खाते हो। मेरे पास देखिए ऐसे हैं कि हस्बैंड कहता है कि अरे डॉक्टर साहब, बच्चे की क्या बताएं, इसकी माँ भी हर रोज बाहर का खाती है, बताइए फिर। बिल्कुल सही। अब माँ खाएगी तो बच्चा नहीं खाएगा। तो मैं उनको कहता हूँ कि कहती हाँ डॉक्टर साहब क्या करें, मेरे से रहा नहीं जाता, वो भी ओवरवेट है, मोटी है। हाँ। मैंने कहा देखो, आपसे नहीं रहा जाएगा, ये कैसे बच्चा है तो कैसे रहेगा। पहले आप बंद करो बाहर का मंगाना। बिल्कुल सही। बिल्कुल। आप, मेरे पास ना ऐसी मदर्स आती हैं जिनका वेट 120 किलो है, बोलते हैं हमारा तो छोड़ो मैम, हमारा बच्चा 15 साल का है, इसका वजन भी 100 किलो है, इसको कम करा दो। फिर वो बच्चा हमें बताता है मम्मी बैठ के सामने आइसक्रीम खा रही है, स्विगी जोमेटो कर रही है। एक जरूर खाता होगा, बच्चा कैसे फॉलो करेगा डाइट। कई बार ऐसा भी होता है कि वो मदर कहती है इसका पापा है, इसने बिगाड़ रखा है। हाँ। हर रोज पापा बेटा खा के आते हैं बाहर से। तो फिर ऐसे दोनों में से एक पेरेंट्स खाता मिलेगा आपको। पहले आपको सुधरना है, आपको कंट्रोल करना है, आपको समझना आपके लिए क्या अच्छा है। हाँ, खुद तो इतनी बीमारी लेकर बैठे हैं, खुद को तो डायबिटीज है, फैटी लिवर है, हमारे बच्चों को पतला कर दो, हमारा छोड़ो। मैंने बोला वो नहीं होगा ऐसे। और उसको टॉर्चर। एक तो ऐसी एक डॉक्टर, मेरे एक पेशेंट आई मेरे पास, एक स्टूडेंट, जो हम ना रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को 4 लीटर पानी पिलाएं, वो थप्पड़ मार मार कर पानी पिला रही है, आंसू बहाकर वो पानी पी रहा है बच्चा। मैंने बोला माफ कर दो माता, मत मारो उसको, वो पी लेगा, आप छोड़ दो हमारे पर। ये ज्यादातर पेरेंट्स में रहता है, फोर्सफुल ईटिंग भी करवाते हैं। हाँ। तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आप भूखा रहता है, आप रह सकते हो, कहते नहीं बच्चा कैसे रहेगा। बच्चा तो हंगामा आपको पता है कि 10 मिनट लगेंगे खाना बनने में, आप तो कंट्रोल कर लोगे, बच्चा तो नहीं करेगा ना। तो उसको जब भूख लगे जब दो। बट तो नहीं समझ में आता ना। नहीं समझ नहीं आता ज्यादातर को, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा, आशा नहीं है। जो समझदार हैं वो तो समझ जाते हैं। ओके। और ये चोकोस जो बच्चों का फेवरेट होता है, जो पेरेंट्स सोचते हैं कि बहुत हेल्दी है, इसके बारे में आप क्या बोलें? देखिए, जितने आपने पैकेट दिखाए ना, ये सब भी मैं एक ही चीज़, आप इसके वो कंपोजिशन पढ़ो, सब में चीनी है, मैदा है,
चॉकलेट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये आपको एनर्जी ज़्यादा, कैलोरी ज़्यादा मिलेंगी, और वेट होंगे। आपके दांत भी खराब करते हैं, दांतों पे चिपकते हैं, केरीज हो जाएगी। आजकल देखते हैं ना बच्चों के दांत, परमानेंट टीथ आते नहीं, उससे पहले जो पहले वाले हैं वो सड़ के न गल टूट जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। क्रूक्ड टीथ आते हैं आजकल। देखते मेरी वाइफ डेंटिस्ट है, तो हम तो वो बच्चे दांत मैं बोलता हूँ, और फिर वो उनको दिखाते हैं कि इसके दांत भी दिखाने हैं। मैंने कहा इनको दिखाओ, तो वो बताती हैं कि ये चॉकलेट ये सब दांतों के लिए ठीक नहीं है। फिर भी खाते तो हैं? हाँ, खाते हैं बिल्कुल। तो इनके बारे में आप क्या बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे आप एज अ डॉक्टर? हम रिकमेंड नहीं करते, उनको बताते हैं कि दांतों की प्रॉब्लम कि ये दांत 2 ही बार आते हैं लाइफ में, अब ये तो खराब हो गए तुम्हारे, और जब दूसरे और खराब हो गए तो तीसरी बार नहीं आएंगे। आप फिर बिना दांतों के देख लो कैसा होता है आदमी। आजकल लगवा लेते हैं, फिर नहीं लगवा लेते हैं, लेकिन वो नेचुरल और उसमें तो फर्क है। और लगवा लेते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। हाँ, वो जो इम्प्लांट की आप जिसकी बात कर रहे हैं, इम्प्लांट लगते हैं तो वो तो बहुत कॉस्टली हैं, पर आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। वो आपको जो टेस्ट है ना नेचुरल दांतों से आता है, उनसे नहीं आ सकता। और ओके, ये सनड्रॉप है, रिफाइंड ऑयल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे जितने वेजिटेबल्स ऑयल हैं वो यूज़ करने चाहिए, लेकिन एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। मिनिमम यूज़ होना चाहिए फैट्स का। जो कैलोरीज हमारे को फैट से मिलनी चाहिए, जिस प्रोपोर्शन हो उसी में मिले, मिनिमम मिले। तो फैट भी ज़रूरी है बॉडी के लिए, तो आप कम से कम यूज़ करें इसका। ऊपर से ना खाएं, ऊपर से ना डालें। हाँ। जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं उतना ही यूज़ करें। ओके, ठीक है, तो इसको लिमिट में यूज़ करें। हाँ, लिमिट में यूज़, बिल्कुल। और ये जो बच्चों की फेवरेट होती है, ये सबसे डेंजरस जो ड्रिंक आपने दिखाया है ये तो मुझे लगा अल्कोहल से भी ज़्यादा डेंजरस है। देखिए, इसमें कैलोरीज वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और एडिक्शन ऊपर से, क्योंकि ये कोक है जो एडिक्ट, आप पीने लग जाओगे तो आपको इसके बिना रह नहीं सकते आप। तो रिकमेंड नहीं करते हैं हम, बच्चों को भी नहीं, बड़ों को भी नहीं करते हैं, ना बच्चों को करते हैं। वही है, फिर वंस ए वाइल कभी आप पार्टी में 15 दिन में कई ऐसे होते हैं जो अल्कोहल नहीं लेते हैं, तो अब उनके लिए कुछ तो ड्रिंक होना चाहिए ना, तो वो पार्टी में इसका यूज कर सकते हैं। मैंने देखा है कई मदर्स, कभी कभी पीने से आपको एडिक्शन नहीं होगी। हाँ, डेली आप पियोगे। हाँ, कई हैं खाने के साथ बिल्कुल कोक पीते हैं, तो उनको एडिक्शन हुई है। बॉटल में डालकर देते हैं बच्चों को पीने के लिए, तो उनको एडिक्शन है ना, वो रह नहीं पाते बिना कोक के। तो फिर ये तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं। बिल्कुल, दूध पिलाओ ना इसकी जगह। आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, बच्चे की बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन्स भी मिलेंगे। तो न्यूट्रिशियस वैल्यू दूध की इससे कितने, देखिए दूध में भी आप फ्लेवर डाल के पिला सकते हो। बिल्कुल, उसको दुनिया भर के फ्लेवर आते हैं, गरम ठंडा कुछ भी। तो ये सारे पैक्ड फूड आपने बिल्कुल, ये प्रोसेस फूड जितने पैक्ड फूड हैं, जंक फूड हैं, तो डिस्करेज करते हैं। और हम ही यदि ये प्रमोट करेंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। और हम पीडियाट्रिशियन जो सब आपकी जो नींव है वो बचपन से बनती है, आपकी हेल्थ की, आपकी बॉडी की, आप कितने प्रोडक्टिव रहोगे। तो जो चाइल्डहुड है वो तो बहुत ज़रूरी पीरियड है, जिसमें आपको हेल्दी रहना ज़रूरी है, आपकी हैबिट्स सही हों, आपका लाइफस्टाइल सही हो। ये तो सब कुछ पेरेंट्स ही गाइड कर पाएंगे ना। बच्चा तो जब तक बड़ा होगा, टीनेजर होगा, तब उसको समझ में आ सकती पहले है। आप देखो, खुद फॉलो करोगे तब भी बच्चा करेगा। हमारे घर में ये चीज़, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कभी कोई पार्टी हो गई, बर्थडे हो गया तो आ गई ना, तो हम कोई यूज नहीं करते, हम लेके नहीं आते हैं। तो लेके नहीं आएंगे तो कहाँ से मिलेगी, आप पियोगे नहीं, होगा ही नहीं, तो फिर पियोगे कैसे? होगा नहीं। तो डॉक्टर कुलदीप, एक बात बताएं, जैसे आप भारत की परंपरा से जुड़े हुए हैं, आप गाँव से थे, तो आपको लगता है कि आपकी वहाँ पर पेरेंटिंग बहुत अच्छी हुई, जो आजकल मॉडर्न पेरेंट्स बिल्कुल नहीं दे पा रहे? जब अवेलेबल नहीं थी चीज़ें, ये भी था। तो तब बढ़िया ही था ना जब अवेलेबल बढ़िया था। हाँ, लेकिन अब जैसे मोबाइल की बात करते हैं, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान तो है ही है, लेकिन फ़ायदे भी है यदि आप सिर्फ यूज़ देखें और सिर्फ उतना यूज़ करें कि जितना आपको ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, इनका टाइम सेव हो रहा है आपका। देखो, आप यहाँ बैठे बैठे, आजकल तो अब जैसे एयरलाइन आप जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, तो यहीं से चेक इन कर लो, यहीं बोर्डिंग पास निकाल लो ऑनलाइन, और देखो आपका टाइम, नहीं तो 3 घंटे पहले जाना पड़ता तो टाइम सेव होता है। आप किसी से, देखिए मैंने सुबह भी पेशेंट को ऑनलाइन कंसल्टेशन दिया है, उसने कंप्लेंट बताई, मैंने उसको प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया, ना तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, घर इलाज हो गया, टाइम बच गया उसको, और इमीडिएटली शुरू हो गया उसका।
तो ऐसा नहीं, ऑनलाइन का और इन गैजेट्स का फायदा भी है, यूज भी है, अगर कोई सही तरीके लेकिन से सही करे। तरीके से यूज करना चाहिए। और ये बताएं, कई बच्चों की ना इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उनको आप क्या गाइड करेंगे? देखिए, इम्यूनिटी के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज। बस यदि 2 चीज़ फॉलो करोगे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर हाइट बढ़ानी हो तो फिर आप क्या रिकमेंड करेंगे बच्चों के लिए? देखिए, हाइट्स जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मेन तो जेनेटिक्स है। आप जिसका फादर मदर 5 फुट के हैं वो 7 फुट का कैसे हो सकता है? मेन जेनेटिक्स है। हाँ, डाइट का रोल है, एक्सरसाइज का रोल है, उससे आपकी कुछ हाइट इम्प्रूव हो सकती है 1-2 सेंटीमीटर। तो उसके लिए आपको अच्छी डाइट, प्रोटीन्स, कैल्शियम, तो बोन्स की जो ग्रोथ, हाइट आपकी जो है वो बोन्स ग्रोथ से रहती है। जितनी बोन्स की ग्रोथ होगी उतनी हाइट बढ़ेगी। तो उसके लिए ग्रोथ, बोन्स की ग्रोथ के लिए कैल्शियम और प्रोटीन्स, विटामिन डी जरूरी है। तो डाइट में इन चीज़ों का ध्यान रखें आप, और बैलेंस डाइट लें, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। तो इन 2 चीज़ों से आपकी हाइट इम्प्रूव हो सकती है। आप भी अपने बचपन में बहुत एक्टिविटी करते थे? बहुत एक्टिविटी की हमने, फिजिकल भी की और डाइट भी सही खाई है। मेरे भी बचपन में, जैसे मैं भी 42 ईयर्स की हूँ, तो मेरे बचपन में भी हमने बहुत गेम खेले। तब तो ये मोबाइल होते ही नहीं थे ना, स्टापू, गली में, धूप में, छुट्टियों में सारा टाइम घूमते रहना। बिल्कुल। तो आजकल जो बच्चे मोबाइल ही लेकर बैठे हैं, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा। विटामिन डी की कमी इसीलिए हो रही है कि आप इंडोर रहते हो सारा दिन, एक्टिविटी भी इंडोर रहती है आपकी। तो बच्चों के माइंड सेट में अब कितना फ़र्क आ रहा है ये बताएं। जैसे आपने 38 ईयर्स की आपकी प्रैक्टिस है, तो पहले बच्चों का क्या माइंड सेट होता था और आज क्या होता है, हर एक एज ग्रुप में अलग अलग? असल में आजकल ना इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और उनको पता, वो सोचते हैं कि हमें बहुत नॉलेज है, हमें सब पता है। हम भी यदि बच्चों को बताना चाहते हैं, कि बच्चे सोचते हैं कि ये आप जो बता रहे हो ना हमें मालूम है, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाते, करना नहीं चाहते, या कुछ भी कारण है। तो जो आपके पास अब टीनेजर्स आते हैं जो मतलब समझदार हैं, उनको फैटी लिवर है, डायबिटीज़ है, मैंने देखा कितनों को स्टोन हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, जब आप उनको एक बार बीमारियां बोलते हैं तब तो वो घबरा जाते हैं, बोलते हैं कैसे करना है, क्या करना है, फिर वो कितने टाइम तक उन पर इम्पैक्ट रहता है? टाइम तो थोड़ी देर रहता है इम्पैक्ट, लेकिन यदि आप रिपीटली उनको बता देते रहते हो ना, रिपीटेडली आप कोई चीज़ बता रहे हो, उनके दिमाग में आ रही है, तो डेफिनेटली दे विल स्टार्ट फॉलोइंग। उन पर असर तो पड़ेगा, कोई चीज़ बार बार बताओगे तो असर हर आदमी पर पड़ता है, उन पर भी पड़ता है। तो ये तो पेरेंट्स को ही और ज़्यादा अवेयर होना बिल्कुल, होगा। पेरेंट्स को हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जिनसे कांटेक्ट में आते हैं, और यदि घर में कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनका इफेक्ट भी बहुत पड़ता है। आजकल ये भी तो प्रॉब्लम, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, पेरेंट्स के पास टाइम है नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स है नहीं, तो उनको जो इनपुट है वो सही नहीं मिल पाता है। बस जो सर्वेंट्स ने बना दिया, जो स्विगी जोमेटो से आ गया, या उन्होंने ऑनलाइन देख लिया, तो बस। तो ये सारी मॉडर्नाइजेशन को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो फायदेमंद है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर कुलदीप, आप आए, आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया, और आपने जो आज सेशन दिया है हमें बच्चों के बारे में, इससे सच में बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी आंखें खुलेंगी, और लाखों लोगों की लाइफ को आप इम्पैक्ट करने वाले हैं। और आपसे भी कांटेक्ट करेंगे हमारी ऑडियंस, तो उनकी भी आप ऐसे ही आगे मदद करें, ताकि आप और हम मिलकर इकट्ठे लोगों की लाइफ सुधार सकें, बढ़िया बना सकें। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके।